आज की क्लास के अंदर वी विल ट्राई टू डिस्कस दी पैकिंग मैन। ठीक है, तो पैकिंग मैन के अंदर बेसिकली अगेन पैकिंग मैन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है, कौन कौन से साइट से ये जो है वो पैकिंग मैन आपके पास मिला है। देन उसके बाद विल सी कि जो पैकिंग मैन है उसके जो फाइलोजेनेटिक जो उसका थीसिस है वो किस तरह से बना है, या फिर उसकी जो फाइलोजेनी है, जो उसकी पोजीशन है होमोनिन ट्री के अंदर, वो कैसे बनी है। देन एट लास्ट विल डिस्कस कि इसके जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसे है, ठीक है, या फिर सेकंड फेज के अंदर हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह डिस्कस कर लेंगे। एंड मीनवाइल जैसे ही हम फाइलोजेनेटिक पोजीशन वगैरह को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, उसी के अंदर वी विल ट्राई टू कंपेयर द पैकिंग मैन विद द अदर, ठीक है। उसी के साथ साथ देन वी आर गोइंग टू क्लब ऑल दी होमो इरेक्टस, ठीक है, और इन होमो इरेक्टस को क्लब करके हम जो है वो बेसिकली देखेंगे कि कैसे इन सब की जो फाइलोजेनेटिक पोजीशन है वो होमोनिन ट्री के अंदर जो है वो बैठती है, ठीक है। उसी के साथ साथ जो हाइपोथीसिस हैं कि कैसे ये इवॉल्व किए, किस तरह से ये होमोज के अंदर इवॉल्व किए, तो वो जो कुछ हाइपोथीसिस हैं जिसको हम मल्टी रीजनल हाइपोथीसिस और आउट ऑफ अफ्रीका हाइपोथीसिस कहते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर जाइए, आपको O2IAS Academy ऐप का जो लिंक है वो मिल जाएगा। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो दिखाई देने वाला है, बिल्कुल ऐसा। यहाँ पे स्टोर सेक्शन है, स्टोर सेक्शन में जाइए। स्टोर सेक्शन में जाते ही आपको ये जो विंडो है ये ओपन हो जाएगी एंड आप जो है वो यहां से एंथ्रोपोलॉजी और एडवांस्ड फाउंडेशन फॉर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल जो है वो यहां पे क्लिक कर सकते हैं, इसके अंदर जा सकते हैं। यहां पे जाते ही आपको फ्री रिसोर्स नाम का एक फोल्डर मिलेगा। फोल्डर खोलते ही जितने भी पीडीएफ फाइल्स हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से जो है वो आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इस लेक्चर के बिल्कुल एंड में आपको एक सवाल दिया जाएगा, इस सवाल को सॉल्व कीजिए। ऑब्वियसली ये सवाल जो है वो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है इस लेक्चर के अंदर उसी के ऊपर बेस्ड होगा। इस सवाल को सॉल्व कीजिए और आप मुझे भेज दीजिए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो उसको इवेल्युएट करके आपको जो है वो वापस भेजूंगा। और अब सवाल भेजना कहां पे है, ये सवाल है तो नीचे एक नंबर दिया गया होगा, वहां पे आप टेलीग्राम कर सकते हैं इस सवाल को। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय द लेक्चर। सो सबसे पहली जो बात आती है दैट इज द इंट्रोडक्शन टू द पैकिंग मैन। Okay, so packing man, it refers to the fossilized remains of the Homo erectus as it was discovered from the Zhukodia cave near Beijing, China. ठीक है, तो जूकोदिया मैन या फिर जूकोदिया केव सिस्टम से जो है वो ये मिला था। सो बेसिकली ये फॉसिल्स जो है वो हमें बेसिकली इसके ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर क्या इसका पोजीशन था, उसकी एनाटॉमी, उसके बिहेवियर और अनाटॉमी बिहेवियर और जो माइग्रेशन पैटर्न्स थे उसके बारे में बताता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो आपके पास डिस्कवरी इसकी जूकोदिया केव सिस्टम से हुई, बेजिंग से हुई। फॉसिलाइज्ड मटेरियल के अंदर आपको काफी बड़ा असेंबलेज मिला है उसी केव सिस्टम के अराउंड, ठीक है। यू हैव द रिमेन्स ऑफ अबाउट 40 इंडिविजुअल्स, ठीक है, और इसी के अंदर कुछ स्कल के फ्रेगमेंट्स भी आते हैं कुछ मैंडेबल बोन्स, मैंडेबल मतलब जबड़े की बोन्स जो है वो आती हैं, कुछ दांत के स्पेसिमेंस आपको मिले हैं और कुछ जो है वो पोस्ट क्रेनियम बोन्स मिली हैं। पोस्ट क्रेनियम का मतलब, इसका मतलब होता है क्रेनियम, पोस्ट क्रेनियम बाकी चीजें, ठीक है जी। तो आपके पास इसके की फीचर्स, जो की फिगर्स हैं इसके अंदर, दैट इज द डेविसन ब्लैक एंड वेंडल रीश। तो बेसिकली डेविसन ब्लैक और जो आपके पास वेंडल रीश हैं, वेंडल रीश डेविसन ब्लैक ने सबसे पहले
जो डिस्कवरी थी वो इन्होंने की थी, और उन्होंने बेसिकली इसको स्टडी किया और इसको जो है वो सैहेलैंथ्रोपस पैकेंसिस का नाम जो है वो दिया। ठीक है, साइनाथ्रोपस पैकियंसिस, साइना का मतलब चाइना, एंथ्रोपस का मतलब मैन, पैकियंसिस का मतलब जो कि पैकिंग की साइड से मिला है। ठीक है, जूकोदिया केव सिस्टम, एक उसके पास ही एक छोटा सा गांव है, गांव का नाम है पैकिंग। तो आपके पास पहले इसका नाम जो है वो साइनेंथ्रोपस पैकियंसिस जो है वो रखा गया था, एंड इट वाज नेम्ड बाय डेविसन ब्लैक। ठीक है, कि चाइना से मिला हुआ आदमी जो कि पैकिंग नाम के गांव के पास रहता था। ठीक है, तो इस तरह से इसको जो है वो नाम दे दिया गया। फिर उसके बाद बात आती है विल्डन रीश की। विल्डन रीश, अब डेविसन ब्लैक चले जाते हैं, ठीक है, और अपने घर जाने के बाद इनकी डेथ हो जाती है। देन उसके बाद विल्डन रीश जो है वो ही कंटिन्यूड द वर्क, और देन उसके बाद बेसिकली ये जो 40 इंडिविजुअल्स हैं एक केव सिस्टम से जो ढूंढे हैं, दैट इज डन बाय द विल्डन रीश। ओके, सो दीज टाइप ऑफ बोन सिस्टम्स या फिर दीज टाइप ऑफ बोन्स ये जो है वो एक्सकेवेट किए गए थे जूकोदिया से। देन उसके बाद बात आती है इसके एनाटॉमिकल फीचर्स की। अब देखो बेसिकली होता क्या है कि आपके पास 40 इंडिविजुअल्स के अवशेष मिले हैं वहां पे। तो इसका मतलब ये है कि आप अब ऐसा नहीं है कि आप एक्सकेवेशन करने गए और आपको जो है वो पूरा का पूरा एक दफनाया हुआ इंडिविजुअल जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, ये वो हम इजिप्ट का एक्सकेवेशन नहीं कर रहे हैं, हम पिरामिड्स को जो है वो नहीं खोल रहे हैं कि उन्होंने ममीफाई करके रखा होगा, आप एक ममी को उठाएंगे और बड़े अच्छे तरीके से जो है वो आप उनके अवशेष को जो है वो देख लेंगे। ऐसा यहाँ पे नहीं होता है, ना ही हो सकता है, ना ही हम उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि ये बात जो है वो 10 लाख साल पुरानी है। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ एक जो हमने एक फुली प्रिजर्व्ड लगा लीजिए, जो सबसे पुराना हमने जो फॉसिल डिस्कवर किया था, दैट वाज ऑफ द नियंदरथाल मैन। फुली प्रिजर्व्ड कहने का मतलब है जिसका हम पूरा रिकंस्ट्रक्शन कर पाए हैं, जिसकी ज्यादातर हड्डियां, सारी हड्डियां नहीं, ज्यादातर हड्डियां हमसे हमें जो है वो मिल पाई है। ठीक है, वो नियंदरथाल मैन का था, एंड इट वाज वेरी रीसेंट, 40-50 हजार साल पुराना है वो। ये जो है उससे 2 गुना 3 गुना है। सो यहां पे हम ये अपनी उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि आपको कोई इंडिविजुअल मिलेगा और उसकी सारी हड्डियां मिल जाएंगी, उसको सबको जो है वो हम एक्सकेवेट कर लेंगे। यहां पे बेसिकली वी हैव टू टर्न टू द असेंबलेजेस। कहीं से किसी का दांत मिल गया, बाकी सब जो है वो गायब है। कहीं से किसी की जो है वो फीमर बोन मिल गई, बाकी सब कुछ गायब है। कहीं से जो है वो किसका टो नेल, जो टो का थोड़ा सा जो बोन है वो मिल गया। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि इस असेंबलेज को इकट्ठा रखते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम बोन्स को, अलग अलग बोन्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद वी ट्राई टू पुट दीज बोन्स टूगेदर। फिर उसके बाद फिर से उसको जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। गॉट द पॉइंट? एंड देन हमारे पास ये एनाटॉमिकल जो आपके पास ये जो फीचर्स हैं, जो क्रेनियम फीचर्स हैं या फिर जो पोस्ट क्रेनियम फीचर्स हैं, वो निकल के सामने आते हैं। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हम रोबस्ट फॉर्म्स की, जब हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात कर रहे थे, 15 लाख से भी पुरानी जो बातें हो रही थी, 30 लाख साल पुरानी, 40 लाख साल पुरानी, 50 लाख साल पुरानी जब बातें हो रही थी, तो उसके अंदर हमने जब वेरिएशंस किए ऑस्ट्रेलोपिथेकस के, तो कईयों के अंदर सिर्फ मैंने मैंडिबल के वेरिएशंस लिखवाए हैं, कईयों के अंदर मैंने जो है वो सिर्फ एक क्रेनियम के वेरिएशंस जो है वो लिखवाए हैं, क्योंकि मिला ही उतना सा है, इससे ज्यादा हम ढूंढ ही नहीं पाए अभी तक। ठीक है, तो इस चीज को एक बार जो है वो आप ध्यान में रख के, उस टाइम को ध्यान में रख के, फिर उसके बाद जो है वो आपको ये सारी चीजें समझनी है। ठीक है जी। सो इसके जो एनाटॉमिकल फीचर्स हैं, जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ये हैं दैट द स्कल का स्ट्रक्चर इट इज लो एंड लॉन्ग क्रेनियम। लो का मतलब क्या है कि जो आपके पास क्रेनियम वॉल्ट है
वो लो है। किससे लो है? होमोसेपियंस से। होमोसेपियंस जो कि आगे चल के इवॉल्व करेंगे, ठीक है। उसी के साथ साथ जो क्रेनियम है इट इज लॉन्ग, जैसे हमने जावा मैन वगैरह के अंदर देखा था कि थोड़ा सा डॉलिगोसेफेलिक अपीयरेंस जो है वो आ रहा था, क्रेनियम जो है वो थोड़ा सा लंबा था, ठीक है। सो द स्कल इज रिलेटिवली लो, यानी कि वॉल्ट इसका थोड़ा सा कम है एंड इलोंगेटेड, ठीक है। और आपके पास जो है वो एक प्रोनाउंस्ड फोरहेड स्लोप है, यानी कि ये वाला जो आपका स्लोप होता है वो आप वर्टिकल होता है, इट इज कंपैरेटिवली वर्टिकल, बट इनका जो है वो इट इज थोड़ा सा प्रोनाउंस्ड, ठीक है जी। तो ये है। देन उसके बाद बात आती है करेनियल कैपेसिटी की। करेनियल कैपेसिटी जो है वो अगेन, अब देखो अगेन होगा क्या, कुछ मेल फॉसिल्स मिलेंगे, कुछ फीमेल्स मिलेंगे, कुछ आपके पास जो है वो ज्यादा जो ज्यादा न्यूट्रिएंट कैप्चर करने वाले फॉसिल्स हैं वो मिलेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो करेनियम कैपेसिटी है कईयों के अंदर 850 भी पाई गई है, कईयों के अंदर 1200 के करीब भी पाई गई है, ठीक है। सो आपके पास वी कैन इजीली थिंक कि इनकी करेनियम कैपेसिटी जो है वो 1000 से लेके 1200 तक जो है वो कहीं होती होगी, जो कि काफी अच्छी है। अगर अस्ट्रेलोपिथिकस की बात करें, अस्ट्रेलोपिथिकस की कितनी थी? 400 से लेके 500। हैबिलिस की बात करें 550 600, ठीक है। एर्गस्टर की बात करें 800 900, ठीक है, जो अप्रोक्सीमेट रेंज मिली हमें। जावा की बात करें 900 1000। सो दे आर गोइंग ऑन द अपर साइड, ठीक है जी। तो आपके पास जो है देन द ब्रो रिजेस दे आर प्रोमिनेंट, ठीक है। और उसी के साथ साथ एक सुप्रा ऑर्बिटल टॉरस है। सुप्रा ऑर्बिटल टॉरस का मतलब कि यहां पे एक हल्का सा बल्ज है, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास एमिनेंस अबव द ब्रो रिज। तो दिस इज अ वेरी यूनिक फीचर ऑफ द होम जो पैकिंग मैन है, ठीक है। तो आपके पास ये ब्रो रिजेस हैं, ब्रो रिजेस के बाद भी एक बल्ज जो है वो आता है छोटा सा, ठीक है, दैट इज द एमिनेंस अबव द ब्रो रिज। देन उसके बाद बात आती है सैजिटल कील की। तो सैजिटल कील जो है वो आपके पास इतनी इनके पास है, बट इट इज नॉट दैट प्रोनाउंस्ड एज इन द जावा मैन। देन उसके बाद फेशियल स्ट्रक्चर के अंदर जो नसल बोन्स हैं, ये वाली जो चीजें हैं दे आर मच वाइड, ठीक है, जैसे आजकल के चाइना के लोगों के अंदर है, ठीक है। देन उसके बाद देयर इज अ प्रोजेक्टिंग मिड फेस, दिस इज द मिड फेस, दिस पार्ट ऑफ द फेस, ये थोड़ा सा आगे की तरफ जा रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास जो है वो देयर इज प्रोग्नेथिज्म, एक ज्यादा बड़ा प्रोग्नेथिज्म जो है वो यहां पे नहीं मिलेगा, ठीक है। वो एक करेक्टर था ना, क्या वो देयर वाज अ सीरीज और देयर वाज अ कार्टून कॉल्ड डोरेमोन, ठीक है। तो उसके अंदर एक करेक्टर था ना सुनियो का, तो उसका जो है वो फेस थोड़ा सा आगे की तरफ प्रोनाउंस था, वैसा फेस की जो है वो यहां पे बात कर रही है। इट इज नॉट जनरली की प्रोग्नेथिज्म है, प्रोग्नेथिज्म में आपके पास जनरली पूरा का पूरा जो मैंडिबल स्ट्रक्चर है वो आगे की तरफ आ जाता है, ठीक है। सो द मिड फेस है इट वाज समवट प्रोजेक्टिंग, तो आपके पास जो है वो नोज इट इज प्रोट्रूडिंग आउटवर्ड्स, ठीक है। तो आपके पास जो डेंटल है उसके अंदर देयर आर शॉवल्ड इंसीजर्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शॉवल्ड इंसीजर्स का मतलब क्या है कि आपके पास टंग की साइड के ऊपर एक स्कूप्ड अपीयरेंस है। अब स्कूप क्या होता है? आइसक्रीम स्कूप देखा है कभी इस तरह से, ठीक है। तो इंसीजर्स अगर आप देखेंगे तो इंसीजर्स अंदर की तरफ से जो है वो इस तरह से एक थोड़ी सी स्कूप्ड अपीयरेंस होगी टंग की साइड से, ठीक है। तो लेट्स से आपके जो इंसीजर्स हैं वो कुछ इस तरह से पॉइंट कर रहे हैं नीचे की तरफ, सो दे विल हैव अ लिटिल बिट ऑफ द स्कूप हियर, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके पास इंसीजर्स हैं वो बने हुए होंगे। और जो खासियत है इस चीज की वो ये है, कुछ चाइना की पॉपुलेशंस के अंदर आज भी इंसीजर्स ऐसे ही हैं, ठीक है। देन उसके बाद बात आती है जो मोलर्स हैं वो इनके लार्ज हैं, और आपके पास प्री मोलर्स भी जो है वो अच्छे खासे बड़े हैं, ठीक है। ऑब्वियसली दे आर नॉट दैट लार्ज एज द जावा मैन, जावा मैन जितने नहीं होंगे, बट इनके फिर भी जो है वो मोलर्स वगैरह काफी बड़े हैं। देन उसके बाद बात आती है पोस्ट क्रेनियम स्केल्टन की, ठीक है।
तो यहां पे आपके पास जो है वो क्लैविकल वर्टिब्रे मिले हैं, आपके पास हीमर की बोन मिली है, आपके पास क्लैविकल मिला है, टिबिया मिला है, टिबिया का मतलब होता है शिन बोन, ठीक है। आपके पास जो है वो लूनेट बोन यानी कि रिस्ट की बोन जो है वो आपके पास मिली है। सो दीज आर द बोन्स दैट आर डिस्कवर्ड। और इससे हमें बेसिकली ये पता चलता है कि आपके पास जो हाइट है इसकी, वो जो मेल की होगी दैट विल बी 156 सेंटीमीटर, सॉरी 150, हाँ 156 सेंटीमीटर, दैट इज 5 फीट 1 इंच। फीमेल की जो है वो आपके पास 4'9" होगी। वेट जो है दैट विल बी 51.6 टू 54.8, ठीक है। तो अगेन ये जो है वो कैसे पता चला है हमें, इनसे पता चला। देन उसके बाद जो बोन रोबस्टसी है, रोबस्टिटी का मतलब होता है कि बोन की जो रोबस्टनेस है यानी कि बोन की जो चौड़ाई है वो कितनी ज्यादा है, ठीक है। सो आपके पास जो कॉर्टिकल बोन है इट इज क्वाइट थिक, यानी कि आपके पास जो है वो बेसिकली कॉर्टिकल बोन वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली जो है वो आपके पास बोन्स दे हैव द मार्किंग्स। जितनी ज्यादा जनरली देखा जाता है कि होमिनिन्स के अंदर जितनी ज्यादा थिक बोन्स होती हैं, थिकनेस का कारण ये नहीं है कि बोन का जो कोर है वो एक्सपैंड कर रहा है, थिकनेस का कारण ये नहीं होता है। थिकनेस का कारण जनरली जो इन होमिनिन्स के अंदर देखा गया है वो ये है कि जो बोन के ऊपर छोटी छोटी मार्किंग्स होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी थाई बोन के अंदर देयर इज अ मार्किंग कॉल्ड द लीनिया एस्पेरा, ठीक है, याद है ना। तो अब सिमिलरली जो ये बोन्स हैं इनके ऊपर ऐसी छोटी छोटी मार्किंग्स होती हैं, इन मार्किंग से मसल्स अटैच होते हैं, ठीक है। तो दे वर क्वाइट रोबस्ट, इनके पास भी अच्छे खासे मसल्स थे, ठीक है। देन आपके पास जो ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर है फीमर की, इट इज द होमिनिन लाइक फीचर, यानी कि आपके पास जो है वो देवर अपराइट बाइपेडल, ठीक है। वही लीनिया एस्पेरा वगैरह इनके अंदर भी होगा। देन उसके बाद देयर इज द रोबस्ट शाफ्ट ऑफ द फीमर बोन। रोबस्ट शाफ्ट का मतलब क्या है कि बहुत अच्छे तरीके से वेल डेवलप्ड लीनिया एस्पेरा है, बोन जो है वो मोटी है, खूब प्लेटिमेरिक है, ठीक है। दिस इज द सर्कुलर बोन। अगर सर्कुलर होगी तो ऑब्वियसली आपके पास अटैचमेंट्स नहीं जाएंगी, ठीक है, जो मस्कुलर अटैचमेंट्स हैं वो नहीं होंगी। बट ऑन द अदर हैंड इफ द बोन इज द प्लेटिमेरिक, इस तरह से, तो यहां पे जो है वो मस्कुलर अटैचमेंट्स लग जाएंगी। गॉट द पॉइंट। तो इस तरह से जो शाफ्ट है इट इज क्वाइट रोबस्ट। फिर उसके बाद बात आती है इसके कल्चरल और बिहेवियर एस्पेक्ट की। तो अगेन हमें ज़ूकोदिया से जो है वो आपके पास देयर आर अबाउट 1 लाख स्टोन टूल्स दैट आर फाउंड, जिसके अंदर चॉपर्स भी आ जाते हैं, स्क्रेपर्स भी आ जाते हैं, पॉइंट्स भी आ जाते हैं, ब्यूरिन्स भी आ जाते हैं, ऑल्स भी आ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भाई साहब ये हुआ कि इनके पास जो कल्चरल डेवलपमेंट है, खास करके जो टूल टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है, ये काफी ज्यादा अच्छा था। टेक द केस ऑफ द अदर होमिनिन्स। अगर हम बाकियों का केस लेंगे तो उनके अंदर क्या दिखाई देगा? उनके अंदर बेसिकली हमें यह दिखाई देगा कि आपके पास या तो चॉपर्स बन रहे हैं या चॉपिंग टूल्स बन रहे हैं, यानी कि चॉपिंग टूल्स वगैरह बन रहे होंगे, हैंड एक्सेस बन रहे होंगे, लेकिन इनके अंदर पॉइंट्स भी बन रहे हैं। पॉइंट्स का मतलब क्या है कि अब इन्होंने पीर्सिंग करनी स्टार्ट कर दी थी। अब भाई साहब बात आती है कि पीर्सिंग क्यों करनी स्टार्ट कर दी? पीर्सिंग ज्यादातर अगर हम ह्यूमन एवोल्यूशन को देखें तो पीर्सिंग की सबसे पहली जो डिमांड आई थी वो क्लोथिंग इंडस्ट्री से आई थी, ठीक है। अब बेसिकली आपके पास पियर्स क्यों करते हैं हम? या तो हम गहने पहनने के लिए पियर्स करते हैं खुद के शरीर को, या फिर हमने अगर डोमेस्टिकेशन करना हो तो किसी और जानवर को नथ पहनानी हो तो उसको जो है वो पियर्स किया जाता है, ठीक है। उसके जो है वो नाक के अंदर नथ डाली जाती है। ऑन द अदर हैंड पियर्स करने की अगर हम एवोल्यूशन के अंदर एक यूटिलिटी देखें तो अगेन इट इज फ्रॉम द क्लोथिंग इंडस्ट्री। क्लोथिंग इंडस्ट्री में कैसे कि आपने एक जानवर का शिकार खेला, जानवर की जो फैट है उसको निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ द स्क्रैपर्स एक्सेट्रा, विद द हेल्प ऑफ द पॉइंटेड टूल्स, फ्लेक्स वगैरह,
और वहां से जो है वो आपने उस चमड़ी को निकाला और चमड़ी को फिर पियर्स कर दिया। पियर्स करके आपने उसके अंदर कुछ प्लांट के फैब्रिक्स वगैरह अटैच किए और वो आपकी क्लोथिंग बन गई, वो आपके पहले कपड़े बन गए। ठीक है, बिकॉज चाइना में उस टाइम के ऊपर व्हेन द पैकिंग मैन वाज लिविंग देयर, ठंड नहीं हुई थी। ठंड आपकी बढ़नी, सॉरी गर्मी जो है वो आपके पास आनी शुरू हुई है तकरीबन 40,000 साल पहले। जैसा हम आजकल गर्म एटमॉस्फेयर अपना देखते हैं, चाइना के अंदर देखते हैं, इंडिया के अंदर देखते हैं। खैर इंडिया के अंदर तो इट वाज क्वाइट सेपरेट फ्रॉम द अदर रीजन्स बिकॉज ऑफ द हिमालयाज, बट जनरली जो हम यूरोप के अंदर अब गर्म क्लाइमेट देखते हैं, इट स्टार्टेड टू इमर्ज फ्रॉम अबाउट 40 to 50,000 ईयर्स अगो। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो ठंड थी। ठीक है जी, तो आपको क्लोथिंग की जरूरत पड़ेगी। गॉट द पॉइंट? तो उसी तरह से आपके पास ये पॉइंट्स वगैरह बनने शुरू हो जाते हैं। नीडल्स वगैरह जो है वो सिंपल फॉर्म ऑफ नीडल्स, नॉट वेरी सोफिस्टिकेटेड बट सिंपल फॉर्म ऑफ नीडल्स जो है वो आनी शुरू हो जाती है। मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक जो है, इट वाज ए सिंपल फ्लेक टूल टेक्निक। सो बेसिकली हैमर और एनविल का यूज किया जाता था। व्हाट इज हैमर एंड एनविल टेक्निक? लेट्स से दिस इज द फ्लेक। ठीक है, इस फ्लेक को जो है वो मैं तराशना चाहता हूं, तो मेरे पास ये एनविल हो जाएगा। ठीक है, ये शैनी हो जाएगी और ये जो है वो हथौड़ा हो जाएगा। मैं हथौड़े से मारूंगा, शैनी से जो है ये जो एनविल है इससे जो है वो मैं बेसिकली अपनी जो फोर्स है उसको कंट्रोल करूंगा। इसको अच्छे तरीके से पकड़ के रखा जाएगा और उतनी ही फोर्स को आगे जाने दूंगा जितनी फोर्स ये फ्लेक जो है वो सह सकता है, क्योंकि ज्यादा जोर से मैंने मार दिया तो ये फ्लेक टूट जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से नीचे रखा जाएगा, इसको पकड़ के रखा जाएगा, देन उसके बाद मैं जो हैमर है इसके ऊपर स्ट्राइक करूंगा। फोर्स को कंट्रोल किया जाएगा, थोड़ी सी फोर्स को नीचे जो है वो रखा जाएगा। अगेन इसके जरिए मैं एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर फोर्स को कंसंट्रेट भी करूंगा एट द सेम टाइम, और वहां से जो है वो छोटे छोटे फ्लिक्स जो है वो निकाल लिए जाएंगे। तो ऐसा जो टेक्निक है दैट इज नोन एज द सिंपल फ्लेक टूल टेक्निक with the help of the hammer and anvil that is used. Again basically material जो यूज किया जाता था, because again जो लावा रॉक्स थे they were not that abundant here, तो on one hand the quartzite is also used। ठीक है, कुछ लावा रॉक्स वगैरह यूज किए जा रहे हैं, बट ऑन दी अदर हैंड दी सैंडस्टोन वगैरह जो भी इनको मिल रहा था ये जो है वो यूज कर रहे थे। ठीक है, सो जो टेक्नोलॉजिकल स्टेज है, अगेन आपके पास यूज प्रोग्रेस्ड फ्रॉम द लार्जर मोर क्रूड फॉर्म ऑफ टूल्स टू द स्मॉलर मोर रिफाइंड फॉर्म ऑफ टूल्स। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने जो है वो आगे इवॉल्व करना स्टार्ट किया। और खासियत इसकी ये है कि आपको चाइना की इनसाइट्स के अराउंड ये एवोल्यूशन बखूबी दिखाई देता है। ठीक है जी, अब बात आती है कैसे दिखाई देता है। तो जब आप एक्सकेवेशंस करते हैं, एक्सकेवेशंस के अंदर आपको जो स्ट्रेटोग्राफ्स हैं वो बनते हैं। जैसे आपने एक्सकेवेट किया, मैंने ऑलरेडी पहले जो है वो ये बता रखा है आपको। लेट्स से आपको ये एक साइट मिला, ठीक है, यहां पे जो है वो एक केव सिस्टम है। ठीक है, और आप देखना चाहते हैं कि हो सकता है कि यहां पे आपने कुछ थ्योरीज पढ़ी, कुछ जो है वो आपने पुराना लिटरेचर पढ़ा, साइट को आपने जो है वो सर्वे किया। सर्वे करने के बाद आपको ये लगा कि यहां पे मुझे हो सकता है कि कुछ ना कुछ टूल असेंबलेज या फिर कुछ बोन का असेंबलेज वगैरह जो है मिल सकता है। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, सबसे पहले तो खैर कोई भी डिपार्टमेंट है उससे जो है वो पैसे की बात की जाएगी। ठीक है, चलो बजट वगैरह सब कुछ हो गया, तो फिर उसके बाद जो है वो आई विल स्टार्ट डिगिंग हियर। ठीक है, तो डिगिंग ऐसा नहीं कि एकदम से जो है वो ग्राउंड ही खोद दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसको सेक्टर्स के अंदर बांटा जाता है, फिर सेक्टर्स को रेंडमली या फिर एक सिस्टम के तहत, एक लॉजिक के तहत चूज किया जाता है। व्हाट इज सेक्टर? लेट से आपके पास जो है मेरे पास ये एक साइट है, मैं इस साइट को इस तरह से सेक्टर्स के अंदर डिवाइड कर दूंगा। ठीक है,
फिर वहां से जो है वो इसको हम कहते हैं प्रोविनेंस सेक्टर, देसी भाषा है प्रोविनेंस। ठीक है जी। तो आपके पास जो है वो ये साइट ले ली मैंने, फिर ये साइट ले ली, फिर ये साइट ले ली। तो इस तरह से मैं रैंडमली कुछ ना कुछ साइट्स जो है वो उठाता रहूँ। ठीक है जी। फिर उसके बाद बेसिकली मुझे पता चल जाता है। तो अब मैंने जो है वो लेट से ये वाला सेक्टर ले लिया, इसको इस तरह से खोद दिया। खोदने के बाद यहां पे मुझे अलग तरह की मिट्टी मिलेगी, यहां पे नीचे अलग तरह की मिट्टी मिलेगी, फिर उसके बाद अलग तरह की मिट्टी मिलेगी। ऐसा क्यों है? लेट से एक टाइम के ऊपर क्लाइमेट था कि बहुत ज्यादा रेनफॉल और बहुत ज्यादा सन जो है वो निकलता था। तो यहां पे आपके पास कौन सी सॉइल बनेगी? लैटेराइट सॉइल। ठीक है, लाल रंग की मिट्टी मुझे जनरली मिलेगी। लेट से फिर उसके बाद एक और ऐसा क्लाइमेट आया जहां पे बहुत ज्यादा फ्लड्स आने शुरू हो गए, रेनफॉल इतनी ज्यादा बढ़ गई और सन की रेज जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है। अब थोड़ा सा आपके पास जो है वो थोड़ा सा कोल्ड क्लाइमेट है, वेट क्लाइमेट है। तो यहां पे मुझे जो है वो बड़े बड़े बोल्डर्स दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसी के साथ साथ अलुवियल सॉइल जो है वो मुझे मिलेगी। लेट से फिर उसके बाद जो है वो एकदम से धमाका हो गया। ठीक है, तो यहां पे मुझे लावा वाली सॉइल मिल जाएगी। ठीक है जी। तो आपके पास अलग अलग एनवायरमेंटल रेंज के हिसाब से आपके पास अलग अलग स्ट्रेटाज मिलते हैं। ठीक है, अब बेसिकली लेट से यहां पे मुझे चॉपर चॉपिंग टूल्स मिलती हैं। ठीक है, मैंने खूब खोज की, यहां पे मुझे चॉपर चॉपिंग टूल्स मिली हैं। आगे चलता हूं, मुझे हैंड एक्सेस मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसी हैंड एक्स के थोड़े से अगले एक्सकेवेशन के अंदर ही, थोड़े से ऊपर ही मुझे जो है वो कुछ क्लीवर्स या फिर कुछ पॉइंट्स वगैरह जो है वो मिलने शुरू हो जाते हैं, सुइयां मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है? दैट देयर इज द इंडिजिनस एवोल्यूशन दैट हैज हैपेंड। ठीक है, जो इंसान डेवलप हुआ है, जो इंसान इवॉल्व हुआ है, वो इंडिजिनसली इवॉल्व हुआ है, वो उसी साइट के ऊपर ही इवॉल्व हुआ है, बाहर से उसका एवोल्यूशन नहीं हुआ। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? तो यही जो है वो इस साइट के अंदर भी दिखाई देता है, दैट यू हैव द इंडिजिनस एक्सकेवेशन और इंडिजिनस एवोल्यूशन हियर। ठीक है जी। देन उसके बाद देयर इज द एविडेंस ऑफ द फायर यूज। ओके, सो ऐसा कैसे हमें मिला? एक्सकेवेशन हमने की, एक्सकेवेशन के अंदर वी हैव द लेयर ऑफ द ऐश और द प्रेजेंस ऑफ द ऐश लेयर्स, बर्न्ड बोन्स एंड चारकोल, ये मिला है हमें। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है, अब आपको ये पता है, ये कहानी समझ में आ गई कि इन्होंने अपने आप टूल्स जो है वो इवॉल्व किए थे। काफी समय तक ये जो है वो इस केव सिस्टम के अराउंड रहते रहे हैं। काफी समय तक ये लोग इस केव सिस्टम के अराउंड रहते रहे हैं। तो बेसिकली चार जो ऐश है उसकी लेयर्स मिली हैं। लेट्स से आपके पास ऐसे ही आग लग गई, जंगल में आग लग गई, यू विल हैव अ लेयर ऑफ द ऐश जो कि बहुत लंबी चौड़ी होगी, जो कि बहुत लंबे डिस्टेंस तक जो है वो पहुंचेगी। देन उसके बाद आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम देन यू विल हैव अनदर लेयर ऑफ द सॉइल। फिर उसके बाद आपके पास फॉसिलाइज्ड वुड्स वगैरह मिल जाएंगी। ठीक है, देन दोबारा फिर से आपके पास जो है वो जंगल मिलेगा, दोबारा फिर से आग लग जाएगी, दोबारा फिर से जो है वो पूरा ध्वस्त हो जाएगा। इट टेक्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बट ऑन द अदर हैंड, अगर ह्यूमंस अपने हिसाब से आग लगा रहे हैं तो बेसिकली आपको पहली बात इतनी बड़ी लेयर नहीं मिलेगी। दूसरी बात, देयर विल बी सब्सिक्वेंट लेयर आफ्टर लेयर, ऐश की लेयर मिलेगी, फिर उसके बाद आफ्टर सम इयर्स ओनली यू विल हैव अनदर स्मॉल लेयर ऑफ द ऐश। ठीक है, तो ऐसे जो है वो आपके पास फिर पैटर्न दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वही चीज जो है वो यहां पे मिली है, बर्न्ट बोन्स की लेयर्स मिली हैं, चारकोल की लेयर्स वगैरह जो है वो मिलती रही है। ठीक है, सो रिसेंट स्टडीज हैव डिबेटेड दिस विद सम रिसर्चर्स। वो बेसिकली इस चीज को क्वेश्चन कर रहे हैं कि कंट्रोल्ड था, नहीं था, या फिर ये नेचुरल प्रोसेस था।
ठीक है, कई जो है वो आपके पास इसके ऊपर अड़े हुए हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, छोटी लेयर्स हैं वो, और आपके पास जो है वो आफ्टर आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम, वो लेयर्स जो है वो अपने आप को रिपीट कर रही हैं। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है इंपॉर्टेंस की। ठीक है, सो इफ पैकिंग मैन यूज द फायर, ये जो है वो बेसिकली कुकिंग के लिए, वार्मथ के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, सोशल बिहेवियर वगैरह के लिए जो है वो उसको यूज करता होगा। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है एनवायरमेंट एंड वे ऑफ लाइफ। अच्छा, यहां तक सबको समझ में आ रहा है भाई, हाँ या ना? ठीक है भाई, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है एनवायरमेंट एंड वे ऑफ लाइफ की। सो ज़ूकोदिया वाज द केव साइट, जो कि आपके पास इट वाज ऑन द ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन बेसिकली बिटवीन व्हाट? ठीक है, तो यहां पे एक तरह का एज इफेक्ट भी देखा जाता है। व्हाट इज द एज इफेक्ट? भाई जनरल स्टडीज पढ़ा है खूब सारा आपने। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, हाँ, दैट इज नोन एज द एज इफेक्ट। तो बेसिकली आपके पास जो है वो इट इज ऑन द ट्रांजिशन जोन बिटवीन द टेम्परेट स्टेपे फॉरेस्ट एंड द बोरियल फॉरेस्ट। तो इसका मतलब क्या है? जो आपके पास फूड है उसकी किल्लत नहीं है यहां पे। एक तरफ बोरियल फॉरेस्ट है जहां पे आप शिकार खेलने जा सकते हैं, दूसरी तरफ स्टेपीज हैं जहां पे बेसिकली आप जो है वो अपनी आग अच्छे तरीके से जला सकेंगे, और आपके पास जो नट्स का सब्सिस्टेंस है या फिर जो रूट्स का सब्सिस्टेंस है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो क्लाइमेट था इट वाज फ्लक्चुएटिंग बिटवीन द कोल्ड ड्राई ग्लेशियल पीरियड्स एंड द वार्मर इंटरग्लेशियल पीरियड्स। ठीक है जी, व्हाट आर द ग्लेशियल पीरियड्स एंड व्हाट आर द इंटरग्लेशियल पीरियड्स? ग्लेशियल पीरियड्स के अंदर बेसिकली हम क्या देखते हैं कि जो आपके पास जो ओशियन लेवल्स हैं वो नीचे की तरफ धस जाते हैं, ओशियन लेवल्स ड्रॉप करते हैं, और ओशियन लेवल्स ड्रॉप करने की वजह से जो लैंड ब्रिजेस हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं। इस चीज को समझिए, व्हाट आर द लैंड ब्रिजेस? आपके पास जैसे ही ओशियन लेवल्स ड्रॉप होंगे तो एक डिप्रेस्ड ऐसे ब्रिज जो है वो बिटवीन द टू सब कॉन्टिनेंट्स और कॉन्टिनेंट्स ये आपको मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहले जनरली जब माइग्रेशंस हुए, जब हमने एर्गस्टर का माइग्रेशन भी किया, तो तब भी मैंने यही बोला था कि तब ओशियन लेवल्स कम हुआ करते थे। ओशियन लेवल्स क्यों कम हुआ करते थे? बिकॉज देन इट वॉज द ग्लेशियल पीरियड। ग्लेशियल पीरियड के अंदर ठंड बढ़ जाती है। ठंड बढ़ने की वजह से बेसिकली जो आइस शीट्स हैं वो यूरोप के ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ जो है वो आनी शुरू हो जाती हैं, और ये जो आइस शीट्स हैं वो काफी सारा जो समुद्री पानी है उसको सोख लेती है। तो जो वाटर लेवल्स हैं वो जनरली ड्रॉप कर जाते हैं। ठीक है, और यहां पे जो लैंड ब्रिजेस हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं, एंड देन इट फैसिलिटेट्स द ह्यूमन माइग्रेशन। ठीक है जी। फिर उसके बाद अगली जो चीज आती है वो ये है कि जैसे ही आपके पास इंटरग्लेशियल पीरियड आता है, इंटरग्लेशियल पीरियड के अंदर क्या है? गर्मी इंक्रीज होती है। गर्मी इंक्रीज होने के कारण जो बर्फ है, ऊपर की जो बर्फ होती है वो पिघलना शुरू कर देती है। उसके पिघलाहट से, उसके पिघलने की वजह से पानी नीचे बहना शुरू कर देता है। पानी नीचे बहा, जो आपके पास ओशियन के लेवल्स हैं वो क्या करेंगे? राइज करेंगे। लैंड ब्रिजेस लॉक हो जाएंगे। ठीक है जी, तो लॉक होने की वजह से ह्यूमन माइग्रेशन वहीं के वहीं रुक जाएगा। ठीक है जी, तो अब बात समझ में आई। दिस इज द ग्लेशियल एंड इंटरग्लेशियल। अब बेसिकली आपके पास जैसे ही मॉइस्चर या फिर आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ज़ूकोदिया साइट में यह देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा बारिश आ जाती है। जैसे ही टेम्परेचर जो है वो आपके पास ड्रॉप करता है, ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है। ठीक है, सो यू हैव दिस फ्लक्चुएटिंग पीरियड। गॉट द पॉइंट? जब आपके पास बारिश बहुत ज्यादा पड़ रही है, यू विल गो इन द केव सिस्टम, और आप देखोगे कि जो आपके पास जंगली जानवर हैं वो भी बहुत सारे आ जाएंगे बाहर। सो यू विल गो आउटसाइड हंट, अंदर लेके आओगे,
अपना मीट वगैरह पकाओगे, खाओगे, सो जाओगे। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू। देन उसके बाद बेसिकली जैसे ही कोल्डर पीरियड्स आएंगे, यू विल नीड दी क्लोथिंग। ठीक है, तो अगेन यू विल हंट, अगेन आपके पास एक सुई की जो है वो जरूरत पड़ेगी पियर्स करने के लिए, तो आप जो है वो उस तरह से टूल्स बनाने शुरू कर दोगे। सो इसी वजह से हमारे पास टूल्स का इतना बड़ा असेंबलेज मिलता है कि बार बार टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा है, बार बार जो आपके पास एनवायरनमेंट है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। जब बार बार एनवायरनमेंट फ्लक्चुएट करता है, टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, अलग अलग तरह के जानवर आते हैं जिनको आपको हंट करना है, आपकी जरूरतें चेंज हो रही हैं, तो उस वजह से जो टूल्स हैं, जो आपका कल्चर है, वो भी इवॉल्व करता है। ठीक है, तो इसी वजह से यहां पे पॉपुलेशन भी बहुत तरह की है। पॉपुलेशन का जो एक जो क्रेनियम कैपेसिटी है, जो क्रेनियम का जो एक रेंज है, वो भी बहुत बड़ा है। ठीक है, टूल्स का रेंज जो है वो भी बहुत बड़ा है। तो ये साइट इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज ऑफ दीज क्लाइमेटिक और एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस। ठीक है, देन उसके बाद यू हैव दी funeral assemblage also, you have the remains of the animals। ठीक है, जिसके अंदर डियर्स हैं, हॉर्सेस हैं, राइनोज हैं, बियर्स हैं, हाइनाज हैं। तो इसका मतलब क्या है कि द इकोसिस्टम वुड हैव बीन वेरी रिच। देन इन द डाइट likely they were omnivorous। ठीक है, so they were consuming meat from the hunting and scavenging। ठीक है, देन उसके बाद जो हंटिंग प्रैक्टिसेस हैं आपके पास जो है वो पैकिंग मैन मे हैव हंटेड दी डियर एंड दी अदर एनिमल्स। तो आपके पास जो है वो स्टोन टूल्स दैट वर यूज्ड फॉर बुचरिंग एंड द प्रोसेसिंग ऑफ द फूड देवर देयर। ठीक है जी, बुचरिंग का मतलब क्या है? एनिमल को मारना। प्रोसेसिंग फूड का मतलब क्या है? अब एनिमल को बीच में से काटना, उसकी फैट को जो है वो अलग करना, दैट इज द प्रोसेसिंग ऑफ द फूड। ठीक है जी, तो इस तरह से आपके पास जो है दिस इज द पैकिंग मैन बेसिकली। देन उसके बाद बात आती है होमो हाइडलबर्जेंसिस की या फिर होमो हाइडलबर्ग मैन की। ओके, एनीबडी हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, क्वेरी? पूछो भाई। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। इसको एक बार पढ़ लो। वैसे तो आप with the help of this material only you are able to differentiate between the two। ठीक है, बट अगर कोई इशू आता है, अगर आ भी जाता है ऐसा कुछ, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। ठीक है, तो वही है बेसिकली उसका एक पर्पस। तो हम्म, हाँ 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 हाँ, हम्म, स्पीसीज स्पीसीज, क्योंकि सबका अलग अलग है ना। हाँ, इन्वायरमेंटल नीड सबका अलग अलग है। एक और क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, आप शायद उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाए, ऑन दी इन्वायरमेंटल हाइपोथेसिस। उन्होंने ये पूछा था कि इंडिया के अंदर एनवायरमेंटल हाइपोथेसिस पेलियोलिथिक पीरियड के अंदर नहीं लगता है। ठीक है, कुछ इस तरह से सेकंड पार्ट बना लिया था। और बेसिकली इन्वायरमेंटल हाइपोथेसिस यही है, यही होमो इरेक्टस से ही आता है वो, कि आपके पास अब जैसे पैकिंग मैन है, काफी टाइम तक रहा, इन्वायरमेंट के हिसाब से उसने अपने टूल्स वगैरह बनाने स्टार्ट कर दिए। ठीक है जी, जावा मैन के अंदर हम देखते हैं बैम्बू की अवेलेबिलिटी की वजह से टूल्स इवॉल्व ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द एनवायरमेंटल हाइपोथेसिस कि जैसे जैसे टूल्स उसी हिसाब से बनते हैं कि आपके पास जो एनवायरनमेंट है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, इन्वायरमेंट के हिसाब से टूल्स बनेंगे। ठीक है, तो
बिकॉज होमो इरेक्टस का एनवायरनमेंट डिफरेंट है। अफ्रीका के अंदर एनवायरनमेंट इज यू हैव दिस ग्रीन पैच जहां से आपको फोर्सफुली निकाला जा रहा है बिकॉज ऑफ द लावा इरप्शन एक्सेट्रा। क्लाइमेट बिल्कुल वार्म है, तो वहां पे यू हैव बोथ अशूलियन एंड ओल्ड वन टूल्स। ठीक है, बाहर निकलो थोड़ा सा, बाहर निकलते हुए ही आपको जावा मैन मिलता है उसी टाइम फ्रेम के अंदर। हाइडलबर्ग थोड़ा सा लेट है, ठीक है, हाइडलबर्ग भी खैर मिलेगा, बट इसकी जो सबसे पहले विशेष मिले वो थोड़े से लेट वाले मिले थे। चलो, जावा मैन मिलता है आपको। जावा मैन जो है वो आपके पास अब वहां पे बैम्बू की अवेलेबिलिटी है, ओल्ड वन टूल्स आते हैं, अशूलियन टूल्स का एवोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, बैम्बू वगैरह से वो अपना काम चला रहा है। फिर उसके बाद जैसे ही ज़ूकोदिया साइट में जाते हैं, दी कल्चर एंड द एवोल्यूशन ऑफ द टूल्स इट इज इंटायरली डिफरेंट। डिफरेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस फ्लक्चुएटिंग एनवायरमेंट। ठीक है जी, फ्लक्चुएटिंग एनवायरमेंट की वजह से उनको पॉइंट्स भी बनाने पड़ रहे हैं। पहले ना ही इसके पास पॉइंट्स हैं, एर्गस्टर के पास पॉइंट्स हैं, ना ही जावा मैन के पास पॉइंट्स हैं। पॉइंट सिर्फ और सिर्फ इसके पास आ रहा है। पॉइंट का मतलब एक ऐसा टूल जिसको आप पियर्स करने के लिए यूज करते हो सकता है कि इनके पास बोन टूल्स भी होते हो, लेकिन अभी हमें कुछ पता नहीं है इसके बारे में, बोन टूल्स वगैरह के बारे में। ठीक है, तो आपके पास इनका जो टूल असेंबलेज है इट इज वेरी वाइड। 1 लाख से ज्यादा टूल्स तो किसी के पास नहीं मिले थे हमें अभी तक। ठीक है जी, तो हम जनरलाइज नहीं कर सकते इनको। तो बेसिकली जब कल्चर आपसे पूछा जाता है तो कल्चर जो है वो आपने बेसिकली एनवायरमेंट को लिखते हुए, एनवायरमेंटल थीसिस को लिखते हुए उस कल्चर को लिखना है आपने। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात? लिखोगे ये सवाल अब? चलो शाबाश, लिखो। ठीक है, लेट से इसको एज अ होमवर्क लगा लो अपना। क्रिटिकली एग्जामिन environmental hypothesis in Homo erectus। हाँ जी, हाँ जी, 15 मार्क्स, या फिर सिंपली राइट अ शॉर्ट नोट वाला भी इस तरह से आ सकता है। हाँ जी बोलो, मैं आपके आज पेपर चेक करता हूँ। हाँ बिल्कुल, वो भी सेम लाइंस पे था। बिल्कुल 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 सही बात है, इट वाज एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइंस। ठीक है, और मैंने आपका देखा है, आपने काफी अच्छा लिखा उसको। ठीक है, तो अभी बिकॉज पैकिंग मैन उस दिन किया नहीं था तो मैं पूरा होमो इरेक्टस नहीं पूछ सकता था, तो इसलिए आई हैव डन सो। ठीक है जी, चलो। ठीक है, ये बार बार यूपीएससी इसीलिए पूछता है। और आजकल एक और चीज शुरू हो गई है कि अगर बच्चों के पास लिखने के लिए ज्यादा मटेरियल नहीं होता है तो जनरली जो इंस्ट्रक्टर्स हैं या फिर जो टीचर्स हैं जिन सो कॉल्ड, वो ये इंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि यू शुड राइट अबाउट द लोअर पेलियोलिथिक, यू शुड राइट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द साइट्स एक्सेट्रा, कि उसके अराउंड इंफॉर्मेशन जो है वो देनी शुरू कर दो। कोर जितना है उतना ही आप लिखोगे। इट इज इंटायरली रॉन्ग, डू नॉट फॉल फॉर दिस काइंड ऑफ थीसिस, ऐसा नहीं है। ठीक है भाई, ये एज एन एग्जामिनर मैं भी पेपर्स वगैरह जो है जब बच्चों को चेक करता हूं, इट इज वेरी इरिटेटिंग एक्चुअली। ठीक है, कि जो चीजें आपसे पूछी नहीं गई होती हैं उन चीजों को जब आप लिखते हो तो लिटरली ये मन करता है कि क्रॉस किया जाए और आगे बढ़ जाया जाए। ठीक है, जब एंड इन द फाइनल एग्जामिनेशन सेटिंग्स जब वी विल हैव दिस फ्रीडम, अभी तो बेसिकली हमें पेपर चेक करके बच्चों को वापस देना पड़ता है और बच्चे जो है वो कोहराम मचा देते हैं अगर हमने क्रॉस कर दिया उसको, तो बच्चे को जो है वो यूजुअली वी हैव टू गिव द मार्क्स। ठीक है, कि यार अननेसेसरी जो बर्डन है वो ना पड़े।
But at the final examination is at that stage, यूपीएससी एग्जामिनर हैज अ चॉइस. वो चॉइस कैसे आती है? क्योंकि जो हेड एग्जामिनर होता है ना, ही इज अगेन वेरी मैच्योर. वो इस चीज को समझता है और वो इस चीज को वैलिडिटी भी देता है कि कोई बात नहीं, क्रॉस करके अगर नहीं लिखा है मुद्दे का, क्रॉस करके आगे बढ़ जाओ, कोई इशू नहीं है. दे हैव दोज पावर्स. तो इस चीज को बंद कर दो अब. ठीक है, इस चीज को आपको नहीं करना है आपसे. यू विल नॉट राइट दोज थिंग्स दैट आर बेसिकली रिडंडेंट. ठीक है, जो कि आपके पास आसपास की चीजें जो है वो है, उनको आपको नहीं लिखना है, मुद्दे की बात लिखोगे. ठीक है, तो मुद्दे की बात यहां पे क्या है? यहां पे है एनवायरमेंटल हाइपोथेसिस, यानी कि एनवायरमेंट का कंटेक्स्ट देते देते आप जो है वो अलग अलग होमो इरेक्टस के बारे में बताते चले जाओगे. ठीक है, उस लॉजिक को बताते चले जाओगे कि उसके पास 1 लाख टूल्स मिले हैं, क्यों मिले हैं. ठीक है, इसके पास जो है वो यू हैव द एवोल्यूशन फ्रॉम द ओल्ड वन टू अशूलियन, क्यों है. ठीक है जी. जावा मैन के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल बड़े टूल्स हैं, बल्कि टूल्स हैं. क्यों? क्योंकि बैम्बू था, काटता था वो उससे, और बैम्बू से जो है वो बड़ा अच्छा शिकार खेल लेता था. तो उसको क्या जरूरत पड़ी है भाई टूल्स बनाने की, इतना एवोल्यूशन करने की, इतना बर्डन लेने की. ठीक है, जब एनवायरमेंट ही इतना ज्यादा रिच है. ठीक है जी. सिमिलरली आपके पास अशूलियन टूल्स जो एर्गस्टर को मिले, या फिर एर्गस्टर से जो टूल्स हमें मिले हैं जी, जो इवॉल्व फॉर्म ऑफ अशूलियन हमें मिले हैं, दैट आर ओन दी क्वार्ट्जाइट एक्सेट्रा. क्वार्ट्जाइट फ्लिंट वगैरह काफी यूज किया है. क्यों यूज किया है? क्योंकि वहां पे था. यहां पे पैकिंग मैन के पास सैंडस्टोन भी यूज हो रहा है. क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि यहां पे ये है. ठीक है, अगेन द अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल इट इज डिफरेंट. समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से आपके पास जो है इनके टूल टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, सबकी डिफरेंट है. ओके. चलिए, बहुत खूब. इसको लिखना है, ठीक है भाई सबने. चलो. सो होमो हाइडलबर्जेंसिस. होमो हाइडलबर्जेंसिस इट लिव्ड approximately around 6 lakh years to 2 lakh years ago. So the dates they are quite recent. But again, Homo heidelbergensis, that is one of the reasons why it is known as the evolved form of the Homo erectus. ठीक है, हम Homo erectus के अंदर इसको रखते हैं, कैटेगरी के अंदर रखते हैं, बट ऑन द अदर हैंड इसको थोड़ा सा इवॉल्व्ड फॉर्म जो है वो माना जाता है. ठीक है. सो द स्पीसीज नेम इट ड्राइव्स फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ द टाइप ऑफ द स्पेसिमन, जो कि आपको हाइडलबर्ग वैली जर्मनी के अंदर मिला था. ओके. तो इसका नाम जो है वो हाइडलबर्जेंसिस हमने डाल दिया. इट इज अ काइंड ऑफ द इवॉल्व्ड होमो इरेक्टस. और बहुत हाई चांसेस हैं कि ये एक इंटरमीडिएटरी होता होगा बिटवीन द होमोसेपियंस एंड द नियंदरथाल मैन. ठीक है, ये कौन लोग हैं ये हम आगे चल के देखते हैं. तो आपके पास जो डिस्कवरी है इसकी, दैट वाज फ्रॉम यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया. और आपके पास रेंज जो है वो काफी लंबी चौड़ी इसमें इसके अंदर मिली है. स्पेन के अंदर आपके पास जो है वो होइसस हैं, सीमा डेल लोएस होइसस, आपके पास केव सिस्टम है. तो वहीं से जो है वो ये मिला है. देन उसके बाद फ्रांस के अंदर अरागो है. ठीक है, यू हैव देयर जो हाइडलबर्ग मैन है. जर्मनी के अंदर मोयर. ठीक है, स्टीनहाइम, एजेंड्रॉफ, शोनिंडिजन. तो दीज आर द केव सिस्टम. इसके अंदर जो है स्टीनहाइम एंड मोयर दे आर इंपॉर्टेंट. देन उसके बाद इंग्लैंड, स्वांसकॉम्ब. ठीक है, इटली, डेबोलो, हंगरी, वस्तेजोस, ग्रीस, पेट्रालोना. ये जो है दीज आर सम ऑफ द साइट्स. ठीक है, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है. हाँ,
नहीं 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 नहीं, कुछ कुछ याद कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल मोयर जॉ याद करना है, ये आपको याद करना है। स्टीनहाइम याद करना है। अरागो याद करना है। ठीक है। डबोलो याद कर लो। ओके। इंग्लैंड के अंदर अगर स्वासकॉम याद हो रहा है वो याद कर लो, क्योंकि आगे चल के इनके नाम आएंगे। ठीक है जी। ग्रीस का पेट्रोलोना याद हो रहा है, याद करना पड़ेगा ये याद कर लो। पेट्रोलोना इसलिए याद करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे पेंटिंग्स मिली हैं, यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। ठीक है। स्वासकॉम के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च चली है, और रिसर्च के अंदर स्वासकॉम को हमने अब आर्केक होमोसेपियन की कैटेगरी के अंदर रख दिया है, कि ये थोड़ा बहुत मिलता है इससे, मिस्टर हाइडलबर्ग से थोड़ा बहुत मिलता है, बट थोड़ा बहुत अलग भी है। तो इसको जो है वो अगेन ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। मूयर जॉ अगला स्पेसिमन था हाइडलबर्ग के बाद, जहां पे जो है वो आपके पास इसके जो मैंडिबल पैटर्न के ऊपर जो है वो चर्चा की गई। काफी टाइम हमें कुछ नहीं मिला, सिर्फ मूयर जॉ के ऊपर जो है वो आर्टिकल छपे हैं। ठीक है, तो इसलिए मूयर जॉ इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टीनहाइम की जो स्टोरी है, इट इज जस्ट लाइक दी स्वासकॉम, बिल्कुल वैसा है पूरी स्टोरी का पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए। ठीक है, तो अगेन दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ये कुछ याद कर लीजिए, दैट इज देयर। ठीक है। देन उसके बाद अफ्रीका, मोरक्को, जबेल केव्स, इथोपिया ओमो वैली, जाम्बिया काबवे। ठीक है। और काबवे को पहले रोडेशियन मैन की कैटेगरी के अंदर रखा जाता था। अभी इसको जो है वो हमने कुछ लोगों ने जो है वो आ, जो हाइडलबर्ग मैन है उसकी कैटेगरी के अंदर रख दिया। ठीक है, दे आर इंपॉर्टेंट। चाइना के अंदर डाली वगैरह, इसको जो है वो याद करने की जरूरत नहीं है, इसको रहने दो, चाइना एशिया वाला। ठीक है। सो अफ्रीका के और यूरोप के जो है वो दे आर समवट इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। यूरोप के अंदर भी जर्मनी का ध्यान रखना है, इंग्लैंड का ध्यान रखना है, इटली वगैरह, इटली और ग्रीस का जो है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अफ्रीका के अंदर मोरक्को का ध्यान रखना है, जाम्बिया का ध्यान रखना है। जाम्बिया का ध्यान अपने आप रखा जाएगा जब हम रोडेशियन मैन करेंगे। ठीक है। देन उसके बाद तांजेनिया, लटोली वगैरह तो खैर जो बच्चों को याद होता है, तो ये जो है वो कुछ साइट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। ठीक है। कैसे कैसे कैसे? हाँ हाँ, हर जगह यहाँ जो चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं उसको लिख सकते हो आप। हाँ हाँ, यहाँ पे वैलीज बन रही है ना, इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस है इसका, वैलीज बन रही है यहाँ पे। तो तब जो है वो घड़ा तो था नहीं, घड़ा तो काफी बाद में बना है, पॉटरी काफी बाद में आई है। तो आपको अपना जीवन जीने के लिए पानी चाहिए, तो पानी के अराउंड जो है वो ये लोग रहा करते थे। तो जनरली इट इज सीन कि वैली के अंदर जो है वो पानी काफी स्टेबलाइज होता है। ठीक है, तो दे विल लिव इन दी वैलीज। तो ये वैलीज के अराउंड और वैलीज के आसपास जो है वो फॉरेस्ट भी काफी अच्छा बन जाता है। तो फॉरेस्ट से जो है वो ये हंट कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, और वैली के अराउंड जो है वो पानी है, रह सकते हैं वहां पे। तो जो भी माइग्रेशन हुआ है दैट इज आउट ऑफ अफ्रीका, तो हमने ये देखा है कि नदियों के आसपास जो है वो आपके पास माइग्रेशन हुए हैं, ज्यादातर माइग्रेशन। ठीक है। जो बाहर से भी हमें फॉसिल्स वगैरह मिले हैं, तो वहां पे भी हमें ये दिखाई देता है कि इधर ठंड ज्यादा होने की वजह से वो केव्स के अंदर उनको जाना पड़ गया, बट अगेन द केव्स दे आर समवेयर अराउंड द रिवर सिस्टम्स। ठीक है। जैसे सोलो नदी का नाम था जावा में, सोलो मैन मिला। ठीक है। देन अगेन पैकिंग टाउन भी है वहां पे, पैकिंग जो है वो हल्का सा नाला भी है या। ठीक है। सो अगेन पैकिंग मैन। ठीक है, जूकोदिया उसी के आसपास है, केव सिस्टम है, ठंड हो गई तो उनको वहां पे पलायन करना पड़ा। देन उसके बाद बात आती है अगली इसकी, हाइडलबर्जेंसिस मैन। हाइडलबर्ग इज द नेम ऑफ अ वैली। ठीक है। मुएर अगेन नेम ऑफ द वैली। ठीक है। तो ये नदियों के आसपास हैं सब।
ठीक है, तो अल्टीमेटली बिकॉज माइग्रेशन एक बार वहां से हो रहा है, तो वो सब लोग जो है वो देन वही माइग्रेटरी रूट चूज कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द की रीजंस। ठीक है, अगर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ साइको एनालिस्ट वगैरह, तो वो कुछ और देते हैं, बट जो मोस्ट एक्सेप्टेबल रीजन है वो यही है। चलिए, सो जो की फिगर्स रहे थे, द फर्स्ट वाज ओटो, जिन्होंने मूअर वैली के अंदर जो है वो एक्सकेवेशंस की 1907 के अंदर हाइडलबर्ग जर्मनी में। ठीक है, तो आपके पास जो है वो इसकी जो एंसेस्ट्री रखी जाती है वो यही रखी जाती है दैट इट इज द मोर इवॉल्व्ड फॉर्म ऑफ द होमो एर्गस्टर। ठीक है, ये होमो एर्गस्टर काफी टाइम अफ्रीका के अंदर रहने के बाद आगे मूव हुआ। ठीक है, आगे जब वो मूव हुआ जर्मनी के अंदर या फिर यूरोप के अंदर, तो वो वहां पे यूरोप के अंदर काफी टाइम रहा। देन ही मूव्ड बैक टू दी अफ्रीका। कुछ थोड़े बहुत जो है वो हम मानते हैं दे मूव्ड इनटू दी एशिया। ठीक है जी। देन उसके बाद जो डिसेंडेंट्स हैं, 3 डिसेंडेंट्स को माना जाता है जो कि होमो हाइडलबर्ग से जो है वो आए हैं, माना जाता है। अगेन दे आर हाइपोथाइज्ड, पक्का नहीं है अभी तक कुछ भी। ठीक है, पहला डिसेंडेंट है दैट इज द नियंदरथाल मैन। तो आपके पास जो होमो हाइडलबर्जेंसिस पॉपुलेशन है जो यूरोप के अंदर रही, दे आर बिलीव टू इवॉल्व इनटू द नियंदरथाल। और होमो हाइडलबर्जेंसिस हमें कैसे पता है कि ये इवॉल्व हुआ अफ्रीका से ही? वन ऑफ द की रीजंस इज कि इसका जो रंग था वो अभी भी ब्लैक माना जाता है। ठीक है, या फिर ऐसे कह लीजिए कि बिकॉज अफ्रीका से इसका माइग्रेटरी रूट जो है वो ऑलमोस्ट इट इज सर्टन, तो हम मानते हैं कि अभी भी इसका रंग जो है वो ब्लैक ही था। ठीक है, एक और रीजन जो कि हमें ऐसे मिलता है कि इसका रंग जो है वो ब्लैक होता होगा, वो ये है कि जो इसके पुराने अवशेष हमें मिले हैं, जो कि हाइडलबर्ग वैली के अंदर भी मिले हैं, कुछ फ्रांस से मिले हैं, कुछ इटली से मिले हैं आपके पास, तो उन अवशेषों के अंदर हमें यह देखने को मिलता है कि इसकी जो हड्डियां हैं वो ब्रोकन है अलग अलग जगह के ऊपर, और ऐसा लग रहा है जैसे इसको जो है वो कुछ गठिए का जो रोग है वो हुआ हो। अब द रीजन फॉर इट इज कि जैसे ही आप लोग यूरोप से अफ्रीका से यूरोप की तरफ जो है वो माइग्रेट करते हो, तो आपको रास्ते में जो सन रेज चाहिए होती हैं यूरोप के अंदर, बिकॉज यूरोप में अभी भी ठंड है, तो यूरोप में जो आपको सन रेज चाहिए वो नहीं मिली, रंग आपका काला है। तो इसका मतलब क्या है कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज का एक्सपोजर आपको चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जितना थोड़ा बहुत अल्ट्रा वायलेट रेज का एक्सपोजर आपको मिलता है, वो सारा एक्सपोजर जो है वो आपकी स्किन ले जाती है, बिकॉज पिगमेंटेशन इज हाई। ठीक है, तो हड्डियां जो हैं वो तंदुरुस्त नहीं रह रही हैं, जिस वजह से जो इनिशियली जो आपके पास माइग्रेशन हुआ यूरोप के अंदर, वहां पे हम देखते हैं कि उनके अंदर देयर आर मल्टीपल फ्रैक्चर्स। ठीक है, बोन्स की जो एक कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। देन दे स्टेड इन यूरोप। देन यू हैव द म्यूटेशन इन द मेलानिन जीन। तो मेलानिन जो है वो जो मेलानिन जीन है, अब वो मेलानिन को स्क्रीट करना बंद कर देती है। आप ब्लैक कलर्ड से व्हाइट कलर्ड हो जाते हो। देन जितना भी एक्सपोजर आपको सनलाइट का मिलता है उससे बेसिकली आप जो है वो एक विटामिन डी जो है वो जनरेट कर पा रहे हो, एंड देन अगेन यू आर रिवाइविंग योर हेल्थ। ठीक है, सो देयर इज अ स्ट्राइक डिफरेंस बिटवीन द अर्ली होमो इरेक्टस और द होमो एर्गस्टर और द हाइडलबर्ग मैन जो कि यूरोप के अंदर आ रहा है, देन उसके बाद रहने के बाद जो कि बाद में इवॉल्व फॉर्म में है। दोनों की हेल्थ में बहुत वाइड डिफरेंसेस है, और आपके पास सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो यही है कि पिगमेंटेशन कम हो गया। ठीक है, सो जो नियंदरथाल्स हैं दे माइग्रेटेड इनटू यूरोप, और बेसिकली ये माना जाता है कि वही उनका रंग ही श्वेत हो गया, उनका ही करेनियल इंडेक्स वहीं पे रहने की वजह से, यूरोप के अंदर रहने की वजह से उसका करेनियम इंडेक्स ही बड़ा हो गया।
उनका ही जो शरीर है वो ज्यादा रोबस्ट हो गया, एंड इवेंचुअली दे इवॉल्व इनटू द नियंदरथाल मैन। ठीक है, और कुछ लोग जो है वो कहते हैं यही लोग जो आपके पास हाइडलबर्ग मैन है, ये अफ्रीका के अंदर वापस चले गए, जो कि गए। ठीक है, अफ्रीका के अंदर वापस जाने के बाद दे बिकेम मोर स्लैडर। ठीक है, रंग काले का काला। उसी के साथ साथ जो है वो आपके पास उनका जो क्रेनियम है वो होमो लाइक हो गया, यानी कि ब्रो रिजेस वगैरह थोड़े से छोटे हो गए। ठीक है, चिन्ह का जो है वो हल्का सा डेवलपमेंट हो गया। एंड दिस ऑल हैपेंड समवेयर इन द अफ्रीका, वी डोंट नो वेयर। ठीक है, ये वहां पे होना शुरू हो गया। एंड देन दीज होमोसेपियंस दे केम आउट फॉर अबाउट 1.10 लाख ईयर्स अगो। 1,10,000 साल पुराना इतिहास है कि आपके पास फिर से आप अफ्रीका से जो है वो बाहर यूरोप के अंदर पहुंच गए हो। दिस माइट हैव हैपेंड। तो होमो हाइडलबर्जेंसिस व्हेन दे वेंट इनटू यूरोप, कुछ लोग वहीं पे रह गए, नियंदरथाल बन गए। कुछ लोग जो है वो आपके पास वापस अफ्रीका के अंदर आ गए। ठीक है, इन केव सिस्टम्स के अंदर आ गए, जो अफ्रीकन केव सिस्टम्स हैं। ठीक है, इन साइट्स के अंदर आ गए। यहां पे हमें नहीं पता कैसे इनके अंदर जो ठोडी है आपकी, ये जो चिन का डेवलपमेंट है ये हुआ, ब्रो रिजेस कम हो गए, और होमो जैसे आप जैसे जो है वो ये लोग दिखने शुरू हो गए। ठीक है, देन उसके बाद कुछ लोग हम मानते हैं कि एशिया के अंदर पहुंच गए, इन साइट्स के अंदर पहुंच गए। चाइना की साइट है डाली, माबा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इन साइट्स के अंदर पहुंच गए। एंड देन पता नहीं इसके दिमाग में क्या आई, दैट फ्रॉम दीज साइट्स ऑफ डाली एक्सेट्रा दे वेंट अपवर्ड इनटू रशिया। वहां पे एक केव है जिसका नाम है डेनिस केव्स, वहां पे वो रहे। वहां पे रहने की वजह से, बिकॉज दे आर ऑन दी ग्रेटर हाइट्स, ठीक है, वहां पे अगेन देयर आर एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस, आपको बाहर जाके हंट पकड़ के लेके आना है। सो दे हैव देयर ओन जेनेटिक म्यूटेशंस। ठीक है, उनके अंदर अपने जीन्स हैं, जिसको जो है वो हम कहते हैं EPAS12 जीन। अब EPAS12 जीन की वजह से आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो और ज्यादा रोबस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इनके अपने अडेप्टेशंस हैं। सो इस तरह से जो हाइडलबर्ग मैन है, इट इज हाइपोथाइज्ड कि दे वेंट इन द यूरोप फॉर अबाउट 6 लाख ईयर्स अगो। वहीं से जो है वो ये लोग डिस्पर्स होते हैं, कुछ होमोसेपियंस बन जाते हैं अफ्रीका के अंदर जाके, कुछ लोग जो है वो आपके पास यूरोप के अंदर रह जाते हैं, कुछ लोग जो है वो आपके पास एशिया वगैरह के अंदर आ जाते हैं। ठीक है जी, सो ये जो है वो इन लोगों की हम कहानी मानते हैं कि ये 3 नियंदरथाल, होमोसेपियन, डेनिसोवियंस इनके डिसेंडेंट्स हैं। अब बात आती है डीएनए के एविडेंस की। सो रिसेंटली हमने डीएनए एनालिसिस जो है वो किया है, जो कि बेसिकली इट गिव्स द इनसाइट्स बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ द हाइडलबर्ग मैन, नियंदरथाल मैन, डेनिसोवियन मैन एंड द होमोसेपियंस। और बेसिकली जो है वो आपके पास ये बताता है दैट द हाइडलबर्ग मैन इट ब्रांच्ड ऑफ दिस लीनिएज लीडिंग टू द मॉडर्न मैन प्रायर टू 8 लाख ईयर्स अगो। पिछला हमारा क्या था कि 6 लाख साल पहले जो है वो हुए होंगे, लेकिन अब जो है वो मॉलिक्यूलर एनालिसिस हमें बेसिकली बता रहा है, ये 6 लाख की डेट थी ना, अब इसको हमने चेंज किया है कि आपके पास जो है वो 8 लाख साल पहले ही ये सब कुछ जो है वो हुआ होगा। ठीक है, सो आपके पास जो है वो मेकिंग इट अ सिस्टर ग्रुप रादर देन द डायरेक्ट एंसेस्टर। ठीक है, तो आपके पास हुआ क्या होगा, हाइडलबर्ग मैन, इसकी डेट क्या है, 6 लाख साल से लेके तकरीबन 2 लाख साल, ये यहां पे बना। एंड इस इंसेस्टर पता नहीं कौन, जिसकी डेट तकरीबन 8 लाख साल की हुई होगी, हो सकता है कि हाइडलबर्ग हो सकता है ना हो। दे वेंट इनटू द नियंदरथाल मैन, एंड दिस इंसेस्टर ओनली ही वेंट टू मेक द होमोसेपियंस, and this ancestor only somewhere here he went to make the Denisovian man।
या फिर आपके पास कुछ और भी हो सकता है। तो अब जो है वो हमारा एनालिसिस कुछ इस तरह का है, ठीक है, दैट दे आर दी सिस्टर फाइलास। सिस्टर फाइलास का मतलब है क्लोज रिलेटिव्स हैं, डायरेक्ट डिसेंडेंट यहां से जो है वो आपके पास ऐसा नहीं है कि हाइडलबर्ग है, हाइडलबर्ग से होमोसेपियन बन रहा है, नियंदरथाल बन रहा है और आपके पास डेनिसोवियन मैन बन रहा है, ऐसा अब नहीं है। ठीक है जी। अब बात आती है इसके फिजिकल या फिर जो क्रेनियल फीचर्स हैं उसकी। ठीक है, सो इसकी जो कैपेसिटी है आपके पास 1100 से लेके 1400 सीसी तक की कैपेसिटी जो है वो मिली है। किसकी कैपेसिटी की बात कर रही है की जा रही है? हाइडलबर्ग मैन, ठीक है, जो कि आपको जर्मनी की हाइडलबर्ग वैली के अंदर मिला था। ठीक है, सो जो क्रेनियल वॉल्ट है वो ज्यादा वर्टिकल है आपके जैसा। ठीक है, सो आपके पास जो है इसी के अंदर सेरिब्रल एक्सपेंशन भी हुआ है। हम मानते हैं कि सेरिब्रल एक्सपेंशन हुआ, पीछे डोलिगोसेफेलिक और नहीं हो सकता था, ऑसिपिटल बम पूरी तरह से जो है वो बन चुका था। फिर थोड़ा सा जो आपके पास फोरहेड है वो आगे की तरफ रिसीड होना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से जो फोरहेड स्लांटिंग में जा रहा था अब थोड़ा सा वो आगे की तरफ आ गया। ठीक है, उसी के साथ साथ जो ऑसिपिटल रीजन है इट इज लेस एंगुलर। ठीक है, और आपके पास जो रोबस्टिसिटी है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो चुकी है। ठीक है जी। और आपके पास जो नेक मसल अटैचमेंट्स हैं, न्यूचल एरिया की अटैचमेंट्स हैं, ये जो है वो अच्छी खासी है। ठीक है, सो दीज आर दी सम ऑफ द फीचर्स। देन उसके बाद बात आती है कि आपके पास ब्रो रिजेस। ब्रो रिजेस जो है दे आर मोर प्रोनाउंस्ड सुप्रा ऑर्बिटल टोरी, यानी कि आपके पास ये जो चीजें हैं ये काफी आगे की तरफ है, प्रोनाउंस्ड हैं। ठीक है, देन उसके बाद फेस की बात आती है, द कनाइन फोसा। कनाइन के नीचे एक थोड़ा सा आपके पास कैविटी होती है, थोड़ी सी आपके पास नीचे वाली साइड पे। ठीक है, सो देर इज द प्रेजेंस ऑफ डिप्रेशन अबव द कनाइन टीथ। ठीक है, विच इज ऑल्सो देयर इन यू, आपके अंदर भी वो सारी चीजें होती हैं। उसी के साथ साथ आपके पास सूनियो जैसा फेस है इसका, मिड फेसियल प्रोग्रेसिज्म है इसके अंदर भी। नचल नसल अपरेटस इट इज क्वाइट लार्ज। सिमिलरली आपके पास साइनस जो है वो पफी है, ऐसे लग रहा है जैसे जुकाम है इसको। ठीक है, तो आपके पास जो है वो थोड़ा सा इसका जो फेस का अपीयरेंस है वो थोड़ा सा जैसे जुकाम हो जाता है, आपका फेस पफी हो जाता है, सूज जाता है इस रीजन से। इनका भी ऐसे ही सूजा हुआ अपीयरेंस जो है वो आ रहा है। देन उसके बाद जो जाइगोमेटिक बोन्स हैं दैट इज बैकवर्ड्स। ठीक है, तो आपके पास आगे की तरफ थी बाकियों की, इनकी थोड़ी सी पीछे की तरफ जो है वो स्वीप हो रही है। देन उसके बाद जो डेंटेशन पैटर्न है, डेंटेशन वियर पैटर्न, अगेन वो बेसिकली हमें ये बताता है कि ये जो है वो मीट प्रोसेसिंग करते होंगे और दांतों को यूज करते होंगे, वही बात जो मैंने कल बताई थी आपको, पिछली क्लास में बताई थी। डेंटल पैटर्न से अब देखो, सर्दी है यूरोप के अंदर, यूरोप के अंदर सर्दी होने की वजह से अब आपको मीट खा के काम नहीं चलेगा। नाउ यू ऑल्सो हैव टू प्रोसेस द फूड। फूड प्रोसेस करने के लिए क्या करोगे, आप इस तरह से दांतों के अंदर रखोगे उसको, और आपको जब कपड़े बनाने हैं तो आप उसको जो है वो जोर से दांतों से जोर लगाओगे। ठीक है, उसको ताकि उसकी जो ऊपर वाली हाइड है उसको निकाल सको आप। अब दांतों से जोर लगेगा, आप बोन्स को अलग करोगे तो दांतों के ऊपर वियर पैटर्न्स बन जाते हैं। लेट्स से आपके पास ये दांत हैं, ठीक है, इन दांतों के ऊपर आप लेट से इस तरह से खींच रहे हो तो ऐसे जो है वो कुछ वियर पैटर्न्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इससे आपको यह पता चलता है कि खींचा जा रहा है इसको। ओके, सो आपके पास सिमिलरली जॉज के अंदर देयर इज रोबस्ट मैंडिबल दैट इज विदाउट द चिन। फिर उसके बाद बात आती है पोस्ट क्रेनियम फीचर्स की। मेल्स के अंदर जो एवरेज हाइट है वो 5 फुट 9 इंच की है, वेट 136 lbs पाउंड्स का रहता है, जिसका मतलब है शरीर काफी बड़ा था, काफी अच्छा शरीर था। हाँ 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 हाँ, डीएनए एनालिसिस इज द कंक्लूसिव एनालिसिस, बिल्कुल सही बात है, सॉरी मैंने अब देखा इसको। डीएनए एनालिसिस जो है वो आपका बिल्कुल कंक्लूसिव एनालिसिस होता है।
इसके अंदर कोई शक नहीं है, ठीक है। इवन इसीलिए पहले डिबेट्स है ना कि एसेलोपिथिकस वगैरह के अंदर, कि क्योंकि डीएनए प्रॉपरली प्रिजर्व नहीं रहता है, डीएनए के अंदर कंटेमिनेशन बहुत ज्यादा होता है। दांत एक अच्छा सोर्स है डीएनए का, फिर उसके बाद आपकी कान के नीचे एक छोटा सा बोन होता है, वहां से डीएनए लिया जाता है, ठीक है। कुछ फुट का एरिया होता है, वहां से आप डीएनए ले सकते हो। बाकी सारा डीएनए कंटेमिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है बाकी सब कुछ। नियंदरथाल हमारे बहुत रीसेंट कजन्स हैं, बहुत रीसेंट कजन्स हैं, ठीक है। तो उनके अंदर हमें इतना टाइम लग गया एक्सकेवेशन करते करते, और इतना ज्यादा ये डिफिकल्ट प्रोसेस था कि जब कंक्लूसिव रिजल्ट्स आए, इसके सवांते पाबो ने कंक्लूसिव रिजल्ट्स दिए, उसको नोबेल प्राइज दिया हम लोगों ने, कि भाई कमाल ही कर दी इस बंदे ने, कि डीएनए को ना सिर्फ एक्सट्रैक्ट किया, उसको एक थ्योरी के अंदर यूटिलाइज करके उसकी जो हमारी एक हाइब्रिडाइजेशन हमने एक थ्योरी बनाई थी, उसको इसने कंक्लूजन की तरफ जो है वो ये बंदा लेके गया। इट इज सो मच कंक्लूसिव एंड इट इज सो मच डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट, ठीक है। पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूशन जो है वो, उसको पूरा का पूरा जो बजटरी अलायंस था वो सवांते पाबो के ऊपर लगाया, तब जाके हमारे पास कुछ कंक्लूसिव जो है वो हाथ में लगा है, ठीक है। आई वॉज नॉट एबल, ओके ओके ओके, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उससे जो है वो हमने ये कंक्लूजन निकाला, अच्छा अच्छा वो नहीं समझ में आया था, सॉरी। उससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि आपके पास देयर वॉज एन एंसेस्टर, पता नहीं कौन है, जो कि आपके पास 8 लाख साल पहले जिंदा है, ठीक है। वो आगे चल के इवॉल्व करता है इनटू द हाइडलबर्ग मैन, वही जो है वो आगे चल के इवॉल्व करता है इनटू द नियंदरथाल मैन, वही आगे चल के पता नहीं कैसे इवॉल्व कर रहा है इनटू होमोसेपियन, और वही पता नहीं कहां से इवॉल्व किया है इनटू द डेनिसोवियन मैन। तो इसका मतलब यह है कि आप, बिकॉज हाइडलबर्ग मैन का जो डेट निकला है वो कितना निकला है, 6 लाख साल से लेके 2 लाख साल का ये डेट निकला है इसका। 6 लाख साल तो काफी रिसेंट है, ये 2 लाख साल के आपके पास जो मॉलिक्यूलर एनालिसिस हमने किया, उसकी जो डेट निकली है वो 8 लाख साल की निकली है। तो इसका मतलब क्या है, दैट इट इज नॉट द हाइडलबर्ग मैन जहां से नियंदरथाल आया है, होमोसेपियन आया है, डेनिसोवियन मैन आया है, रादर इट इज सम पर्सन XYZ, वी डोंट नो हु इट इज। वहां से आपके पास हाइडलबर्ग मैन बना है, नियंदरथाल बना है, होमोसेपियन बना है, ये सब बना है। सो इट इज द सिस्टर फाइला, ये है आपके पास, दिस इज द कंक्लूजन, ठीक है। अब समझ में आ गया भाई, ओके चलो, ठीक है जी। सो आपके पास जो बोन स्ट्रक्चर है इट इज क्वाइट रोबस्ट, और काफी अच्छे मसल अटैचमेंट्स जो है वो इनके अंदर है, ठीक है। सो द इंट्रा स्पीसीज वेरिएबिलिटी इट इज देयर, क्यों, ऐसा क्यों है, बिकॉज आपके पास जो है वो बहुत जगह के ऊपर, बहुत एनवायरमेंटल नीश के अंदर ये लोग जो है वो गए, ठीक है। सो आपके पास अगेन सम ऑफ देम दे आर हैविंग द रोबस्ट फीचर्स, कईयों के पास ग्रेसाइल है। अफ्रीका के अंदर क्या करोगे आप रोबस्ट फीचर बना के, इतना रोबस्ट फीचर होगा, इतना हीट अगर आप जनरेट करोगे तो भैया वहां पे चक्कर खा के गिर जाओगे आप, ठीक है। तो वहां पे तो अगर आपका रोबस्ट शरीर है, इतने ज्यादा मसल्स हैं, इतनी ज्यादा मस्कुलर डेंसिटी है, यू विल जनरेट मोर हीट, वहां पे ऑलरेडी हीट है, ठीक है। सो इवेंचुअली आपके पास जो इट विल हैव मोर डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन यू, आपका जो फिजिकल फिटनेस लेवल है वो डिक्रीज करेगा। ऑन द अदर हैंड, लेट्स से यू आर मोर स्लेडर, यू आर मोर ग्रेसाइल, तो अब जो है वो आपका हीट बैलेंस बनेगा, अब आपकी फिजिकल फिटनेस ज्यादा है। ऑन द अदर हैंड कोल्ड क्लाइमेट के अंदर बिल्कुल डिफरेंट होगा, ठीक है, वहां पे जो है वो आपको अलग चीज दिखाई देगी,
व्हाट द पॉइंट? तो इस तरह से आपके पास जो है वो वेरिएबिलिटी अलग अलग रहती है। ओके, देन उसके बाद जो नोटेबल फीचर्स हैं, मुएर मैंडिबल मिला है, जिससे जो है वो आपको ये पता चलता है कि जॉ बोन जो है वो काफी ज्यादा रोबस्ट थी। इट हैड द मिक्सचर ऑफ द प्रिमिटिव फीचर्स एज वेल एज द ड्राइव्ड फीचर्स। फिर उसके बाद बोडो करेनियम मिला है, ये मैंने कुछ आपको जो है वो इसकी वेरिएबिलिटी बताई है, ठीक है, जो कि इथोपिया से मिला है। डेट जो है वो इसकी 6 लाख साल पुरानी है, एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन स्पेसिमन, जिसके ब्रो रिजेस बहुत बड़े बड़े हैं, नस्ल एरिया काफी वाइड है, ठीक है, प्रोग्रेसिज्म थोड़ा सा आगे की तरफ है, एंड अगेन देयर इज क्रेस्ट ओवर हेयर। हेड जो है वो पीछे की तरफ रिसीड कर रहा है, लेकिन क्रेनियम जो है वो गोल है। तो अगेन यू हैव द मिक्स ऑफ द आर्किक एज वेल एज द ड्राइव्ड फीचर्स। ये क्रेनियम गोल है, ये जो नस्ल एरिया है वो वाइड है, फिर भी थोड़ा सा प्रोग्रेसिज्म है बट इतना ज्यादा भी नहीं है। जो आपके पास ये ब्रो रिजेस हैं ये काफी ज्यादा बड़े हैं, फ्यूज्ड हैं। उसी के साथ साथ ये जो आपके पास सॉकेट्स हैं ये आपके पास काफी बड़े हैं। सो इससे इवेंचुअली ये पता चलता है कि इनके पास दोनों तरह के फीचर्स हैं, आर्किक फीचर्स भी हैं और ड्राइव्ड फीचर्स भी हैं। देन उसके बाद द पिट ऑफ बोन्स, हुसिस से, स्पेन से जो आपको मिला है, वहां से आपको जो है वो 32 इंडिविजुअल के अवशेष मिले, ज्यादातर बच्चे थे, ठीक है। तो अगेन हमें इवेंचुअली इससे जो है वो ये पता चलता है कि आपके पास जो है वो इनके दोनों तरह के फीचर्स थे, प्रिमिटिव फीचर्स भी थे और आपके पास ड्राइव्ड फीचर्स भी थे। जो कल्चर और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं, दे हैव स्टार्टेड टू यूज द अशूलियन ट्रेडिशन, ठीक है, अशूलियन ट्रेडिशन इन्होंने यूज करना स्टार्ट कर दिया था। फिर उसके बाद ये तो आम बात है, अच्छे हैंड एक्सेस ये लोग बना रहे थे एंड लार्ज कटिंग टूल्स बना रहे थे। अब लार्ज कटिंग टूल्स का मतलब क्या है कि इन्होंने जो वुड थी उसको कट करना स्टार्ट कर दिया था। सो माइट बी दे वर यूजिंग वुड फॉर सम काइंड ऑफ पर्पसेस, आग जलाने के लिए भी ये यूज कर सकते हैं, लेकिन वी डू नॉट हैव एनी कंक्लूसिव एविडेंस, प्रॉपर कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, ठीक है। उसको जो है वो ये लोग कुछ शेल्टर बनाने वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वही है कि दे हैव स्टार्टेड टू यूज द लेवोल्यूशन टेक्निक, ठीक है। लेवोल्यूशन टेक्निक के अंदर क्या होता है, लेवोल्यूशन टेक्निक के एक सिग्निफिकेंस है कि अब होमोसेपियंस को यह पता चलना शुरू हो गया, या फिर होमोनिन्स को यह पता चलना शुरू हो गया कि जो बड़े टूल्स हैं उसकी एक यूटिलिटी है, जो छोटे टूल्स हैं उसकी एक यूटिलिटी है। बड़े टूल्स के साथ आप एक जानवर को मार सकते हो, उसको बुच्चर कर सकते हो, उसको काट सकते हो, लेकिन जब उसको प्रोसेस करना है यू नीड स्मॉल टूल्स, यू नीड फ्लेक्स, ठीक है जी। अब फ्लेक्स के लिए जो टेक्निक, जो सबसे एफिशिएंट टेक्निक बनाई गई थी, दैट वाज नोन एज द लेवोल्यूशन टेक्निक। और उसी के साथ साथ यूरोप के अंदर, जर्मनी के अंदर, जहां पे ये मुएर के अंदर मिला है, हाइडलबर्ग के अंदर मिला है, स्टीनहाइम के अंदर मिला है, ठीक है, इवन ओमो के अंदर भी जो मिला है आपको, वहां पे आपके पास वॉल्केनिक रॉक्स हैं, ठीक है, क्वार्ट्जाइट वगैरह वहां पे अवेलेबल है। तो आप इस तरह से एक पत्थर लेते हो, उस पत्थर का जो चिसल है वो आप इस तरह से रखते हो, मेरे पास कुछ गोल है नहीं यहाँ पे, लेट से ये पत्थर है, ठीक है, इसका चिसल आपने इस तरह से रखा, इस तरह से रखा, ऑब्वियसली देन इट विल बी प्रेजेंट ऑन आ प्लिथ, ठीक है, नीचे जो है वो एक प्लेटफॉर्म है, प्लिथ है नीचे, इसको आपने इस तरह से ऊपर रखा, ठीक है, इस तरह से इसका जो आपके पास चिसल है उसको रखा है साइड से स्लैंट करके, और देन मैंने इसको इस तरह से स्ट्राइक किया। इससे क्या होगा, एक जो आपके पास फ्लेक है वो बाहर निकलेगा, ठीक है। सो व्हाट हैज हैपेंड हियर इज, ये मेरे पास एक कोर था, पत्थर था मेरे पास, रॉक था, मैंने यहां पे इस तरह से इसको चिसल को रखा, यहां पे स्ट्राइक किया,
तो बेसिकली क्या होगा, ऐसे एक फ्लेक निकल के बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ऐसा फ्लेक। ठीक है जी। फिर उसके बाद मैं इसको यहां पे मेरे पास जगह बन जाएगी ना थोड़ी सी, यहां पे इस तरह से रखूंगा टका के, यहां पे। ठीक है, यहां पे रख के आई विल स्ट्राइक इट अगेन, ऐसे करके एक और निकल जाएगा मेरे पास कुछ छोटा सा। फिर मैं इसको इस तरह से रखूंगा तकरीबन 130 डिग्री के एंगल के ऊपर, दोबारा फिर से स्ट्राइक करूंगा, यहां से निकल गया, यहां से फिर से निकल गया, 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 इस तरह से निकलता जाएगा। देन आई विल स्ट्राइक इन हेयर। दिस काइंड ऑफ कोर, दिस इज नोन एज द लेवोल्यूशन कोर। बड़ी अच्छी टेक्निक है, 130 डिग्री के ऊपर स्ट्राइक करते चले जाइए, आपके पास बड़ी अच्छी फ्लेक्स निकलती चली जाएंगी। ठीक है, ऑब्वियसली दिमाग बड़ा चाहिए ऐसी टेक्निक को यूज करने के लिए। कैसे आपने इनोवेट की ये टेक्निक, इजाद कैसे की? ठीक है, सो इसके साथ इट इज वेरी रिफाइंड मेथड टू प्रोड्यूस द फ्लेक टूल्स। आप जितना स्ट्राइक करेंगे 130 डिग्री के एंगल के ऊपर, उतना बड़ा फ्लेक निकल जाएगा। तो ये आपके ऊपर है, नाउ यू आर द जज कि कितना बड़ा फ्लेक चाहिए। उस हिसाब से आप जोर से स्ट्राइक करेंगे, उतना बड़ा फ्लेक निकलेगा। और फ्लेक भी निकलेगा बिल्कुल 130 डिग्री के एंगल के ऊपर स्लांट करते हुए। ठीक है, देन उसके बाद उसी फ्लेक को आप लेंगे और वही उसी चीज को स्टोन के ऊपर रखेंगे, इस तरह से रगड़ रगड़ के उसको शार्प कर देंगे। ठीक है जी, तो आपके पास जो है वो अगेन आप के पास टिप्ड स्पीयर्स वगैरह जो है वो बनने स्टार्ट हो गए। छोटे छोटे फ्लेक्स हैं, बड़े शार्प हैं। ठीक है, तो उसको आप नाइफ की तरह भी यूज कर सकते हैं। और कई लोग हाइपोथाइज करते हैं कि इवॉल्व्ड फेज के अंदर दे यूज टू अटैच इट विद अ स्पीयर। ठीक है, डंडे के साथ उसको अटैच कर देते थे और उसके साथ जो है वो हंटिंग करते थे, भाला बन जाता था। ऑब्वियसली जो भाला था उसकी एरोडायनेमिक्स इतनी ज्यादा जो है वो अच्छी नहीं होती होगी। ठीक है, एरोडायनेमिक्स जो है वो हमने तकरीबन आज से जो है वो 70-80 साल पहले जो है वो बनाई थी, अच्छी एरोडायनेमिक्स वाले टूल्स। ठीक है, इस टाइम के ऊपर वो नहीं होते होंगे, बट अगेन इट वाज वेरी एफिशिएंट टूल गिवन द पीरियड ऑफ टाइम दैट यू आर इन। ठीक है, ये जो है वो शोंजन जर्मनी से जो है वो आपको मिलता है, दी वुडन स्पीयर्स एक्सेट्रा की थोड़े बहुत जो है वो हंटिंग स्ट्रेटजीज इनकी इवॉल्व हुई, अच्छी बनी। ठीक है जी, तो दे यूज टू प्ले द बिग गेम हंट। बिग गेम हंट का मतलब क्या है कि रादर देन जस्ट एम्बिशिंग विद द स्मॉल एनिमल, आप बड़े एनिमल को जो है प्लान करते हैं, घेराव करते हैं, फिर उसका जो है वो हंटिंग किया जाता है। सो देवर ओमनीवोरस, कुछ प्लांट्स वगैरह भी कंज्यूम करते थे। जो इसका शेल्टर है, हैबिलिटेशन है, ये जो है वो आपको केव्स वगैरह के अंदर जो है मिला है। ठीक है, सो इवन देयर आर द एविडेंसेस ऑफ द फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर्स लाइक हट्स एक्सेट्रा, जो कि आपके पास फ्रांस के अंदर टेरा अमाटा के अंदर मिली है आपको। ठीक है, टेरा अमाटा केव्स, दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेंटिंग्स। ओके, सो दे आल्सो यूज्ड सम केव्स एक्सेट्रा, रॉक शेल्टर्स वगैरह भी इन्होंने यूज किए थे। एंड ऑब्वियसली दे स्टार्टेड टू यूज द फायर। ठीक है, अगेन इट इज कंटेंडेड कि फायर का यूज था या नहीं था एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट अगेन बहुत लोग जो है वो काफी ज्यादा इस चीज को मानते हैं कि फायर का यूज इनमें था। ठीक है, सो हर्ट्स लाइक स्ट्रक्चर दे वर फाउंड ऑन दी सेवरल साइट्स। तो इसका मतलब क्या है, इट वाज द रेगुलर यूज ऑफ द फायर। तो फायर को आप यूज करते थे वार्मथ के लिए, कुकिंग के लिए, प्रोटेक्शन वगैरह के लिए। ठीक है, सो आपके पास इसका मतलब है कि इनके पास सिग्निफिकेंट कॉग्निटिव प्रोसेसेस, कल्चरल डेवलपमेंट जो है वो इनके अंदर हो चुका था। ठीक है, देन इसका जो सिंबॉलिक बिहेवियर है वो क्या था? सो देयर वाज एक्सकैलिबर हैंड एक्स। It was a finely crafted pink quartz hand axe, जो कि आपके पास जो है वो होसिस की साइट के अंदर आपको मिला है, सीमा डेल होसिस की साइट के अंदर मिला है। और हम इस हैंड एक्स को मानते हैं, देखो
पिंक क्वार्ट्स का बना हुआ है, ठीक है। पिंक क्वार्ट के हैंड एक्सेस, पहले तो पिंक क्वार्ट्स जो है इट इज क्वाइट रेयर, फिर उसके बाद उसका हैंड एक्स बनाना, इट डज नॉट हैव एनी सेंस। हैंड एक्स को ट्रेडिशनली आपने किस तरह से यूज किया था? हैंड एक्स को यूज किया था आपने बड़ी बड़ी जो वुड्स हैं उसको चिप करने के लिए, आपने यूज किया है धरती की खुदाई करने के लिए, उसमें से ट्यूबर्स को निकालने के लिए। दिस इज व्हाट यू हैव यूज्ड हैंड एक्स फॉर। समझ में आ रही है बात? तो इन सब कामों के लिए आपने हैंड एक्स को यूज किया। तो आपने धरती की खुदाई की है, आपने ये सारे काम किए हैं विद द हेल्प ऑफ द हैंड एक्स। अब धरती की खुदाई करने के लिए आपको सॉफ्ट स्टोन्स अच्छे चाहिए या फिर आपको हार्ड स्टोन्स चाहिए? ऑब्वियसली सेडिमेंट्री रॉक्स आर गुड फॉर दैट, क्योंकि आपको बड़े, जितना ज्यादा हैवी चीज होगी उतनी अच्छी तरीके से खुदाई हो जाएगी धरती की। ऑन दी अदर हैंड आपको चाकू दे दिया जाए कि इससे बेटा धरती की खुदाई कर लो, कर पाओगे? यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड। चमचा दे दिया जाए, चम्मच दे दिया जाए, चलो इससे घर धरती की खुदाई करो, कर पाओगे? ऑब्वियसली नॉट। तो फ्लिंट के बने हुए, सॉरी क्वार्ट्स के बने हुए, और वो भी पिंक क्वार्ट्स के बने हुए हैंड एक्सेस आपको मिले हैं। अब उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपको इस किसी एनिमल को कट करना है तो इतना, पहली चीज, इतना ज्यादा रेयर क्वार्ट्स आप यूज नहीं करोगे। दूसरी चीज, अगर उसको कट करना है तो आप उसको हैंड एक्स की शेप के अंदर क्यों क्राफ्ट करोगे? आप उसको जो है वो नाइफ की शेप के अंदर क्राफ्ट करोगे, आप उसको पॉइंट की शेप के अंदर क्राफ्ट करोगे, ठीक है। तो क्राफ्टिंग आपकी डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन यहां पे हैंड एक्स है, वो भी पिंक क्वार्ट्स का बना हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो है वो इट वाज सम काइंड ऑफ रिचुअलिस्टिक ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। उसी के साथ साथ पिट ऑफ बोन्स के अंदर, दिस वाज द साइट ऑफ द पिट ऑफ बोन्स, जो कि स्पेन के अंदर मिली है, ठीक है, सिमाडेल हॉसेस की साइट। तो वहां पे जो है वो आपको बरियल्स वगैरह मिले हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक रिचुअलिस्टिक फॉर्मेट के अंदर ये अपने डेड को डिस्पोज ऑफ किया करते थे। देन उसके बाद एनवायरमेंट एंड अडेप्टेशंस। क्लाइमेट मिडिल प्लाइस्टोसीन वाला जो है वो हो चुका था, यानी कि आपके पास काफी ज्यादा फ्लक्चुएटिंग क्लाइमेट था। ग्लेशियर और इंटरग्लेशियल पीरियड जो है वो वहां पे मौजूद थे। और ये लोग जो है वो आपके पास उस टाइम के ऊपर थे जब क्लाइमेट वार्म होना शुरू हो गया था, उस टाइम मिडिल प्लाइस्टोसीन के टाइम के ऊपर, ठीक है जी। सो जो आपके पास अडेप्टेशंस थी वो यही थी, जो नस्ल ओपनिंग्स थी वो बड़ी हो चुकी थी, ठीक है, थोड़ी सी वाइडनड अप थी, क्योंकि अभी टेम्परेचर गर्म हो रहा है। तो आपको जो है वो नस्ल ओपनिंग्स वाइड चाहिए। अगर आपके पास नस्ल ओपनिंग्स नैरो होंगी, लंबी रहेंगी, तो इवेंचुअली आपके पास क्या देखा जाएगा कि वार्म क्लाइमेट है और आपके पास गर्म हवा अंदर जा रही है, तो जो नोज है उसके जो छोटे छोटे वेन्स होते हैं उसको फटने का जो है वो खतरा है, ठीक है। तो नस्ल ओपनिंग्स वाइड हो जाती हैं, यानी कि वार्मथ जो है वो इनके अंदर आ रही थी, ठीक है। सो देवर, और आपके पास द साइनस इट वाज एक्सपेंडेड, ठीक है। तो आपके पास जो है वो नस्ल ओपनिंग्स वाइडन है, थोड़ा सा वार्मथ है, इसका मतलब एक्सपेंडेड साइनस है, और आपके पास क्रेनियल जो है वो भी बड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब है दीज आर द अडेप्टेशंस फॉर द कोल्डर एनवायरनमेंट। तो कुछ वार्मर एनवायरनमेंट की अडेप्टेशंस, कुछ कोल्डर एनवायरनमेंट की अडेप्टेशंस जो है वो इनके अंदर दिखाई देती हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि वार्मर एनवायरमेंटल अडेप्टेशंस जो है वो आपके पास अफ्रीका से निकली हो। देन उसके बाद कोल्डर एनवायरमेंटल अडेप्टेशंस जो है वो आपके पास आ गई इन दी यूरोप एक्सेट्रा, ठीक है। कई लोग जो है वो लार्ज नस्ल ओपनिंग्स को बड़े साइनस के साथ जो है वो जोड़ते हैं कि बोथ आर कनेक्टेड विद ईच अदर, और दोनों को जो है वो कोल्ड क्लाइमेट के एनवायरमेंटल अडेप्टेशन जो कि जनरली आपके पास मंगलोइड्स वगैरह के अंदर होते हैं उसके साथ एसोसिएट करते हैं, ठीक है। तो यानी कि इनके जो फिजिकल फीचर्स थे दे वर वेल अडेप्टेड टू द एनवायरमेंट। देन उसके बाद बात आती है जोग्राफिकल मोबिलिटी की। सो दे वर एबल टू, बिकॉज ऑफ दीज traits, they were able to inhabit the diverse environments of अफ्रीका, यूरोप, एंड हो सकता है कि एशिया के अंदर भी ये लोग जो है वो गए हो, ठीक है जी। सो दिस इज द होमो इरेक्टस।
योर होमो इरेक्टस। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? एवरीथिंग इज वेल कनेक्टेड, एवरीथिंग इज वेल एस्टेब्लिश्ड। मंगलोइड वाला पॉइंट नहीं समझ में आया? अभी पॉइंट को रेस्ट पे रख सकते हो। देखो, कुछ मंगलोइड फीचर्स हैं जिनको हम एनवायरमेंटल अडेप्टेशंस के साथ जोड़ते हैं। मंगलोइड्स के अंदर एपिकेंथिक फोल्ड होता है। ठीक है, एपिकेंथिक फोल्ड हम ये इसलिए मानते हैं कि इसलिए है क्योंकि वहां पे ठंड पड़ती है, वहां पे स्नो जो है वो स्नोफॉल होती है। तो स्नोफॉल से आई को बचाने के लिए देयर इज एन एपिकेंथिक फोल्ड, हल्का सा स्किन का फोल्ड होता है यहाँ पे। ठीक है, आंखें छोटी हैं तो इसका मतलब क्या है कि इट इज अगेन स्नो से बचाने के लिए आपको इस तरह से भगवान ने बनाया है। उसी के साथ जैसे ही आप नीचे जाते हो उसका जो नसल अपर्चर है वो वाइड हो जाता है। ठीक है, थोड़ी सी विड्थ आ जाती है, यहाँ पे साइनस बड़ा हो जाता है। नसल अपर्चर बड़ा होने की वजह से, साइनस बड़ा होने की वजह से आप जो ठंडी हवा है उसको आप अच्छे तरीके से गर्म कर पाते हो, फिर आप जो है वो अंदर उसको लेके जा पाते हो। ठीक है जी, सो बेसिकली इसी चीज, दिस इज दी अडेप्टेशन। ऐसा ही अडेप्टेशन जो है वो इनके अंदर दिखाई देता है। ठीक है, दिस वाज द पॉइंट। कई लोग इस चीज को कंटेंड करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी ऐसा तो है ही नहीं। जो बड़ी ओपनिंग्स हैं दे आर आल्सो इन दी नीग्रोइड कल्चरल कॉम्प्लेक्स और इन दी नीग्रोइड रेशियल कॉम्प्लेक्स। तो बड़ी ओपनिंग्स का मतलब है कि आपके पास जो हवा है उसको कम से कम नाक के साथ छूते हुए आप अंदर ले जाओ। इट इज द अडेप्टेशन ऑफ द हॉट क्लाइमेट। कुछ लोगों का यह मानना है, बट वी आर जनरली फेवरिंग द फर्स्ट हाइपोथेसिस कि आपके पास, बिकॉज ये पूरा एरिया बड़ा है इनका, जैसे मंगोलॉइड्स के अंदर होता है। ठीक है, तो जिस वजह से हम, और बड़ा एरिया किस तरह से बनता है, क्योंकि इनकी जो चीक बोन्स है वो थोड़ी सी पीछे की तरफ है। ठीक है, तो ये जो आपके पास साइनस का एरिया है उसके पास काफी एक्सपैंड होने के लिए एक विड्थ मिल जाती है। ठीक है, जो कि आजकल की ह्यूमन पॉपुलेशन, कुछ पॉपुलेशन के अंदर भी ये देखा जाता है। सो दिस इज इट।